हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बचे हुए ग्राफ के पोर्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी होता है, सर्कुलर होता है, एलिप्स होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले थोड़ा रिवाइज भी करा देंगे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, और उसके बाद वेरिएशन ऑफ स्लोप के बारे में बात करेंगे। पूरे फिजिक्स में किस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, और स्लोप वेरी कैसे करता है, कहां पे स्लोप जीरो है, कहां पे स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप की मैग्नीट्यूड कैसे वेरी कर रही है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। तो आज ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा समय बचा तो डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या? कैसे हो तुम लोग, ये बताओ, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? देखो होता क्या है, मैं ईमानदारी से बताऊं तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर क्लास पूरा पढ़ना और फिर रिवीजन करना, डीपीपी करना, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं होगा। और ये कंप्लेन कितने लोगों का होगा? सर बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ, तो आप बोर्ड की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, आप 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? सर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम सर डॉक्टर बन जाएंगे अगर एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो। अगर एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आप डॉक्टर बन जाएंगे सीधा। हाँ सर, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। बहुत बड़ी चीज मिलने के लिए क्या बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? सर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो इतना आसान होता और आसानी से इतनी बड़ी चीज मिल जाती तो सब लोग थोड़ा मेहनत करके बन जाते ना। इट्स ऑब्वियस, इट्स नेचुरल, इट्स नेचुरल, इट्स ऑब्वियस, ये प्रोसेस है। कोई भी बच्चा जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जे एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालता है, उसको इसी रास्ते से चल के जाना होता है। कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता किसी के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, मजा आ रहा है एकदम, धुआं धुआं हो गया। 1 घंटे 1.25 घंटे का लेक्चर होता है, 1.25 घंटे की लेक्चर देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाता है और सब सेट है। ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है ऐसा। आप तो घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, ऑफलाइन में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू और सारे जितने भी ऑफलाइन के कोचिंग्स हैं, खूब पढ़ाते हैं मास्टर वहां। अब पता है बच्चे क्या करते हैं? हॉस्टल में जाते हैं और नोट्स के पन्ने गिनते कि तुम्हारा मास्टर कितना पढ़ाया, तुम्हारा मास्टर कितना पढ़ाया। ऑफलाइन में भी क्लासेस उतनी ही चलती है जितना ऑनलाइन में चलता है। सुबह 7 बजे से क्लास चलती थी कोटा में जब मैं पढ़ाता था, बता रहा हूं, सुबह 7 बजे से 1 घंटे 25 मिनट की एक क्लास होती थी और रोज 4 क्लास चलती थी बच्चों की। तो कुछ 7 बजे से क्लास चलती थी और क्लास खत्म होता था कुछ 12:30 के 1 बजे के आसपास। 12:30 1 बजे के आसपास क्लास खत्म होता था 7 बजे से। और वहां पे तो ऑफलाइन में बच्चे 6 बजे उठते होंगे, 6 से 7 बजे कोचिंग आते हैं, 7 बजे से 1 बजे तक क्लास चलती है, फिर 1 घंटा आधा घंटा घर जाने में लगता है, फिर खाना पीना खाएंगे, बैठेंगे, रिवाइज करेंगे। और ऑफलाइन में जितनी कंटेंट आपको एक क्लास में पढ़ाई जा सकती है, ऑनलाइन होने की वजह से वो कंटेंट आपको 1.5 गुना पढ़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं, 1.5 टाइम्स आपको वही कंटेंट पढ़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट है। अगर आपने कहीं ऑफलाइन पढ़ा है तो आप 1 घंटे में अगर 10 सवाल करते होंगे तो आप यहां पे 1 घंटे में 20 सवाल करते हैं, 15 18 19 सवाल करते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए, करते हैं या नहीं करते? अगर आप, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, करते हैं कि नहीं करते बताओ? हाँ सर कर लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि वहां पे तो आने जाने का भी टाइम खराब होता है, थोड़ा ट्रैफिक का भी टाइम लगता है, दोस्ती यारी भी वहां थोड़ी बढ़ जाती है। ऑफलाइन है भाई साहब, तो वहां ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी बच्चे पढ़ते हैं, यहां भी बच्चे पढ़ते हैं। तो मास्टर बहुत पढ़ाता है ऑफलाइन में भी। कंटेंट की अगर मैं बात करूं, खूब पढ़ाते हैं कंटेंट। अब वहां पे बच्चों को औकात पता चल जाती है, क्योंकि वहां पे दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा होता है, तीसरा भी पढ़ा रहा होता है, बच्चे आपस में पढ़ रहे होते हैं, तो एक दूसरे से कंपटीशन होता है, तो पता चलता है कि लेवल कितना हार्ड है। ऑनलाइन में तुम अकेले घर पे बैठे हो,
तुमको लग रहा है तुमको ही दिक्कत हो रहा है, नहीं, सबको दिक्कत हो रहा है। तो पहली बात सुन ले ध्यान से, दिक्कत होगा, परेशानी होगी लेक्चर कंप्लीट करने में और रिवीजन करने में। सर क्या करें? आप लगे रहिए। आप ये देखिए कि कहाँ पे समय एक्स्ट्रा खराब हो रहा है, उसको बचा के पढ़ाई में लगाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे फोकस बना के रखिए, डिसिप्लिन रहिए। एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, 10-10 मिनट भी अगर आप कहीं खराब कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। पूरे फोकस से क्लास पढ़िए। और मैं आपको कहता हूं, जितना मैं क्लास में पढ़ा देता हूं, जितने मैं केस कवर कर देता हूं, जितनी वैरायटी कवर कर देता हूं, उससे क्या होता है ना कि आपकी पहली पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करा देता हूं भाई मेरे। एमआर इसी के लिए जाना जाता है। आप अगर 1 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे और 20 सवाल लगाने के लिए आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। मैं 1 घंटे में थ्योरी करा देता हूं और अगले 1 घंटे में 20-30 सवाल करा देता हूं। तो जो काम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो काम आप 4 घंटे में करोगे ना, वो मैं ऑलरेडी 2 घंटे में करा देता हूं। तो लेकिन हमको तो 4 ही लग जा रहा है। कोई बात नहीं, लग जा रहा है तो लगाओ, धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ाओ। करना पड़ेगा ना, लग जा रहा है तो। छोड़ के भागने का ऑप्शन तो नहीं है, छोड़ के भागने का ऑप्शन तो नहीं है ना, करना पड़ेगा ना। और अगर आपको लगता है कि बहुत आसानी से आप सेलेक्ट हो जाओगे, कम मेहनत करके सेलेक्ट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, टाइम मैनेज नहीं होगा, लेकिन क्या करना है, अपना 100% देना है, उसी में थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है बस। और इतना कर लोगे ना तो हो जाएगा सिलेक्शन। मैं दूसरी बात भी बता दूं, क्योंकि इसी सब चीजों से बच्चे ना अभी से लेके लास्ट तक जूझते रहते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो जितना हो रहा है उसी को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ। रोने से चीजें खराब हो जाएगी, समझना, रोने से चीजें खराब हो जाएगी, समझने की कोशिश करो प्लीज, ठीक है। और नोट्स जो है वो क्लास में ही बनाते चलो, चाहे वो 20% बना पाओ, 40% बना पाओ, 50% बना पाओ, थ्योरी वाला पोर्शन बना पाओ, कुछ क्वेश्चंस बना पाओ, क्वेश्चन पे को थोड़ा शॉर्ट में लिख लो, जितना हो सके उतना क्लास में बना लो, बाकी बाद में उसको पूरा कर लो। उससे क्या होगा, क्लास में पढ़ते समय जितना बनाओ बना, बाद में बनाने जाओगे तो थोड़ा बनाओगे, थोड़ा दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। समझने की कोशिश करें यार, मुश्किल है चीजें, एग्रीड, आसान नहीं है। आसान होता तो सब कर लेते हैं, मुश्किल है, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है, बात खत्म। अब उस दिक्कत से हमको लड़ते रहना है। चलिए, तो पीएचडी ऑन ग्राफ आज का हमारा टॉपिक है, पीएचडी ऑन ग्राफ। ग्राफ पे पूरी पीएचडी कराएंगे आपको, स्लोप के वेरिएशन के कंसेप्ट को समझाएंगे और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहां शुरू करते हैं। चलो पहले थोड़ा ग्राफ रिवाइज करा देता हूं। जब भी बेटा लीनियर रिलेशन हो, जैसे y बराबर mx प्लस c जैसा रिलेशन हो, इसमें 2 वेरिएबल है। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है ना बेटा, y एक वेरिएबल और एक x वेरिएबल है। ये तो वेरिएबल है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है सर? x पे डिपेंड कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें 2 चीजें फिक्स है, कहां? c और m, ये कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है और y इंटरसेप्ट कांस्टेंट है। यही तो होता है। इसके एग्जांपल, ऐसे रिलेशन आपको कहां पे मिल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन जैसे। कोई फिजिक्स का फॉर्मूला बताओ जहां पे स्ट्रेट लाइन जैसा रिलेशन है। हाँ, जैसे मान लो तुम लिखते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। अगर मान लो कि हर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है बेटा, 3 होंगे फॉर्मूला में, एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, दिया हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच कैसा ग्राफ बनेगा? अबे v² है या v³ है या v5 है, ये तो कांस्टेंट लिया तो इसको तो देखना ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, स्ट्रेट लाइन जैसा हुआ, इंटरसेप्ट 0 पे और ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो ऐसा बनेगा, देखो ना, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास। वाई एक्सिस पे किसको रखा है? काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी को वाई बोल सकते हो। और एक्स एक्सिस पे किसको रखा है? मास को, तो ये बोल सकते हो वाई बराबर वाई प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी को वाई बोल देंगे, वाई एक्सिस पे रखा है, मास को एक्स एक्सिस पे रखा है, मास को एक्स बोल देंगे, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कितना आसान है। और यही बेसिक से ऊपर हम बढ़ेंगे ना, यही से शुरू करेंगे। अच्छा देखो, एफ बराबर एम ए होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन तो पढ़ा होगा। अब मान लो दुनिया के हर पार्टिकल का मास हम आइडेंटिकल ले लेते हैं, मतलब जो जो मास हम ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं मास कांस्टेंट ले, मान लो एक पार्टिकल है इसका मास कांस्टेंट है। अब इस पर फोर्स और एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो बहुत आसान है। हाँ, अब दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर y = 1/x होता है तो ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
अगर y इज इक्वल टू 1/x² होगा तो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। y इज इक्वल टू 1/x² हो 1/q हो कुछ भी हो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगी? डिफरेंस ऐसे देखेंगे कि अगर y इज इक्वल टू 1/x होता तो ग्राफ ये बनता, y इज इक्वल टू 1/x होता तो ये बनता, x² है तो नीचे आ जाएगा। देखो ये x है और ये y है। देखो y वर्सेस x का ग्राफ ध्यान से देखो, y वर्सेस x का ग्राफ देखो ध्यान से। y वर्सेस x का ग्राफ क्या है? किस रिलेशन के लिए y वर्सेस x का ग्राफ है? इस रिलेशन के लिए। अगर y इज इक्वल टू 1/x² हो तो ऐसा ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा ग्राफ नीचे बेंड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ देखिए। मान लीजिए y इंटू एक्स बराबर कहीं पे है 2 और y इंटू एक्स बराबर कहीं पे है 4। ये दो रिलेशन है, ए रिलेशन बी रिलेशन। अब इस दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहां पे आएगा y बराबर 2/x। हाँ सर, यहां पे आएगा y बराबर 4/x, y बराबर 4/x। अब इस दोनों में अगर वेरिएशन का नेचर देखे तो सेम है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ कांस्टेंट का है। तो यहां पे अगर y वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे, यहां पे y वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे तो एक पियर का ग्राफ ऐसा है और हरिहर का बेटा ऐसा। ये y इज इक्वल टू 4/x का है, ये y इज इक्वल टू 2/x का है। ले तो मजा आ गया। ले अब इन सबको बनाए क्या? लिख लो, कितना अच्छे से मैंने बना दिया। अगर तू कहीं पे पूरा थ्योरी लिख रहा और अब पेज में ये लिख लेगा तो क्या प्रॉब्लम है बता कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और m के बीच का ग्राफ देखो, स्ट्रेट लाइन बना है। F बराबर ma होता है, यहाँ पे F रखा है, यहाँ पे a रखा, F इज प्रोपोर्शनल टू a होता है। y इज इक्वल टू 1/x का ये बनेगा, 1/x² का इन दोनों में कंपेयर करके देख लो, जिसका पावर ज्यादा होगा नीचे जाएगा। ये दोनों में वेरिएशन सेम है, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। कॉन्स्टेंट 2 और 4 है, तो जिसका कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा ग्राफ ऊपर बनेगा, जिसका कॉन्स्टेंट कम है ग्राफ नीचे बनेगा। वेरी सिंपल। कितना आसान है सोचो, कितना आसान है सोचो। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलो, पैराबोलिक क्या होता है? y इज इक्वल टू x², ये रिलेशन है। तो इसमें ग्राफ क्या होगा? पैराबोला बनेगा। जब भी y और x में रिलेशन देखोगे तो y पे अगर कोई भी पावर ओवर है, उस सबको सारा पावर x पे भेज दो, उधर ले जाओ, सारा उधर ले जाओ, y को इंडिपेंडेंट बनाओ, y को अकेला रखो। अब y बराबर x² है, जितना x का पावर ज्यादा होगा ग्राफ ऊपर उठेगा, जितना x का पावर कम होगा ग्राफ नीचे झुकेगा। जैसे ये लिखा है y इज इक्वल टू x² तो ग्राफ ऐसा बनेगा। पीछे की तरफ देखोगे भी तो इस तरह का अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। अगर मैं देखूं y इज इक्वल टू √x है ना, y इज इक्वल टू √x तो ग्राफ इस तरह का होगा y और x का। जब भी आप क्या करेंगे, कोई भी रिलेशन हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, आप y पे जो फिजिकल क्वांटिटी रख रहे हैं उसको ऐसे ही रखेंगे और x का पावर देखेंगे। x पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखी उसका पावर देखेंगे। x पे जो फिजिकल क्वांटिटी अगर उसका पावर ज्यादा है ग्राफ ऊपर उठेगा, x पे जो फिजिकल क्वांटिटी उसका पावर y के बराबर है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और x पे जो फिजिकल क्वांटिटी उसका पावर कम है ग्राफ नीचे झुक जाएगा। इसको लिख लीजिए आराम से। अब इस पर बेस्ड सर 2-4 सवाल हो जाए तो थोड़ा फील आ जाए। आइए बताते हैं, 2-4 सवाल बताते हैं। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा y बराबर -x² है तो सर -x² है तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। -x² है तो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज? चलिए, बहुत आसान है, कंपेयर करके भी देख सकते हो। जैसे ये y है, ये रफ में कर लेना, रफ में देखो, करके बताया भी था पिछली क्लास में। ये सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जब y बराबर x है। अगर y बराबर x² है तो ग्राफ ये बनेगा, y बराबर √x है तो ग्राफ ये बनेगा। देखो क्या है, y के फॉर्मूले में x का पावर क्या है? 1, तो सीधा ग्राफ। y के फॉर्मूले में √x का मतलब हो गया x का पावर हाफ, √x मतलब x का पावर हाफ। देखो x का पावर 1 से कम है, नीचे हो गया, x² ऊपर हो गया। सर x³ होता तो और ऊपर उठ जाता, ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू x। जितना पावर ज्यादा होगा ग्राफ उतना ऊपर जाएगा, जितना पावर ज्यादा होगा ग्राफ और उतना ऊपर जाएगा। सर बहुत बढ़िया। अब देखो, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन आर, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वी नो दैट मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन P इज इक्वल टू दिया हुआ है √2mk। ठीक, देन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन P एंड K। जो पहले बोलता है ना उसको y पे रखते हैं। क्या बोले? ग्राफ बिटवीन P, तो किसको y पे रखोगे? P को y पे रखोगे, P एंड K।
अब मैंने तुम्हें एक तरीका सिखाया है जिससे कंफ्यूजन ना हो। जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपने y पे रखा है उसको इस फॉर्मूले में y मान लो। तो y एक्सिस पे किसको रखा है? p को, इसको y बोल दो। कांस्टेंट को इग्नोर करो। क्या ये 2m कांस्टेंट है? इग्नोर करो, रूट अंडर। x एक्सिस पे किसको रखा है? काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी को तुम बोल सकते हो x। बताओ क्या है? y बराबर रूट एक्स। ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ लेटरल पैराबोला बनेगा। इसको लेटरल पैराबोला कहते हैं। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, लैटरल पैराबोला या साइड वाइज पैराबोला भी कह सकते हैं। साइड वाइज पैराबोला भी कह सकते हैं। बताइए कितनी आसान बातें हैं ये। सर इसमें तो मजा आ गया। हाँ, और इसमें अगर और बढ़िया सवाल बना सकता है तो क्या बनाएगा कि मोमेंटम और रूट के का ग्राफ बताओ। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों ग्राफ को अगर देखें तो ये P वर्सेस के ही है और ये P वर्सेस रूट के ही को एक्स एक्सिस पे रख दिया। तो अब मैं रूट के ही को एक्स बोलूंगा। अब ये रिलेशन है P इज प्रोपोर्शनल टू रूट के ही। कांस्टेंट को इग्नोर करो। y एक्सिस पे क्या रखा है? P को। तो P को हम y एक्सिस पे रख रहे हैं, इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू रूट के ही को x बोलेंगे। जिस फिजिकल क्वांटिटी को x एक्सिस पे रखा है उसको हम x बोलेंगे। यहां पे काइनेटिक एनर्जी को x एक्सिस पे रखा था तो इसको हम x बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी को x बोलेंगे। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को x बोलेंगे तो रूट x बनेगा। यहां पे रूट के ही को x बोलेंगे, रूट के ही को x बोलेंगे तो y प्रोपोर्शनल टू x आ गया। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो ऐसा। बताओ कितना आसान है। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा, तुमको बताऊंगा। कहीं से कोई दिक्कत हो रही तो बताओ। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है ये, देखा है कभी? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम नहीं देखा है? कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल पेंडुलम ये दिया हुआ है, तुम्हें नहीं समझना ये कहां से आया। ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल टू 2 रूट LYG। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ। हमें ग्राफ बनाना है बेटा टाइम पीरियड एंड लेंथ के बीच। टाइम पीरियड एंड लेंथ के बीच ग्राफ बनाना है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, t बराबर 2 रूट LYG। पहला स्टेप, जब भी ग्राफ बनाएंगे STEP, पहला स्टेप इग्नोर ऑल कांस्टेंट, IGNORE, इग्नोर ऑल कांस्टेंट। सारे कांस्टेंट को इग्नोर कर दो एकदम। जैसे तुम्हारे घर में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे दोस्तों में तुम्हें सब इग्नोर करके चलते हैं ना, तुम्हें मानते ही नहीं कुछ, वैसे इग्नोर कर लो। तो ये कांस्टेंट तुम्हारा 2 और जी इग्नोर करोगे तो t प्रोपोर्शनल टू रूट L आएगा। y एक्सिस पे t को रखा तो इसको y एक्सिस पे t को रखा तो t को y मान लो। x एक्सिस पे l को रखा है तो l को x मानोगे, प्रोपोर्शनल टू रूट x। ऐसा ग्राफ बनेगा। एकदम सही है, एकदम सही है। सोचो क्या आसान ग्राफ है यार, क्या आसान ग्राफ है। अच्छा सर, t और रूट L पूछता तो? वेरी गुड क्वेश्चन। t और रूट L पूछता तो? t और रूट L पूछता तो? सर ये देखो t और रूट L, t प्रोपोर्शनल टू रूट L है। हमने y एक्सिस पे t को रखा तो t को y बोल सकते हो, और x एक्सिस पे रूट L को रखा तो रूट L को x बोल सकते हो। सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। हाउ मच इजी इज दिस? वेरी इजी राइट? ओके। अच्छा ये बताओ, अगर ग्राफ में t स्क्वायर और L का बनाऊं तो? लेट मी थिंक सर, लेट मी थिंक। यस यस, प्लीज थिंक, थिंक अबाउट इट। इक्वेशन सेज t is equal to 2 रूट L/G, right? Yes. Now you can ignore 2 yes, कांस्टेंट है। g को इग्नोर कर सकते हैं, yes, कांस्टेंट है। तो t प्रोपोर्शनल टू रूट L आया। अब बताओ, इधर रूट L मतलब पावर हाफ, इसको रूट को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाता है, इस रूट को इधर ले जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा। t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L। अब यहां पे y एक्सिस पे इसने t स्क्वायर को रखा है, तुम t स्क्वायर को y बोलेगा, हम t स्क्वायर को y बोलेगा, और x एक्सिस पे L को रखा है, L को x बोलेगा। y प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। वाओ, जस्ट वाओ, थिंक अबाउट इट। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, कोई डाउट नहीं। वाह यार। अब ये देखो, ये देखो, अगर t
और जी का अगर आप पूछे तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना बोले तो भी वेरिएबल उसी को मानेंगे जो एक्सिस पे रखा है। क्या रखा है? टी और जी। तो ये सर टी और जी वेरिएबल है मेरा, तो इस इक्वेशन में टी प्रोपोर्शनल टू 1/√g होगा। हाँ, क्योंकि एल कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि वेरिएशन जी और टी का देखना है, तो बाय डिफॉल्ट हम एल को कांस्टेंट मानेगा। तो सर टी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी आ गया। सर इसको ऐसे लिख सकते हो, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी का पावर हाफ। अब कैसे बनाओगे? वाई एक्सिस पर हमने टी रखा है तो टी को वाई बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू। एक्स एक्सिस पे जी को रखा है तो जी को एक्स बोलेंगे तो एक्स का पावर हाफ। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। जो भी इनवर्स रिलेशन आएगा, y के फॉर्मूले में x नीचे आ गया, अब ये x है, x का पावर हाफ है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। सर तो सिर्फ g होता 1/g, तो t इज इक्वल टू 1/g होता तो ऐसा ही बनता, g होगा तो भी ऐसा ही बनेगा, g स्क्वायर होगा तो भी ऐसा ही बनेगा। सर ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसा होता है, फर्क पड़ेगा बस थोड़ा सा ऊपर नीचे का, थोड़ा सा ऊपर नीचे का, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यही तो बेटा यहां पढ़ाया है। देखिए प्लीज, यही तो यहां पढ़ाया है। देखिए y इज इक्वल टू 1/x का ऐसे बना, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर कैसा बनेगा, एंड y इज इक्वल टू 1/√x भी होगा तो भी यही बनेगा। भाई यहां पे √x हो या x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x बनाने पे y घटेगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। फर्क क्या पड़ेगा? जब कंपेयर करेंगे तो ये ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू 1/x का पावर हाफ। देखो पावर सिर्फ हाफ है तो ऊपर, पावर 1 है तो थोड़ा नीचे, पावर स्क्वायर है तो और नीचे। बताइए कितना आसान है, बताइए कितना आसान है। देखो देखो, हमने बताया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ऐसा रिलेशन होता है। अब एक्स हाफ हो, एक्स क्यूब हो, एक्स स्क्वायर हो, ऐसा ही बनेगा। और तुम्हें यहां पे कंपेयर थोड़ी ना करना कि बताओ कि 1/g होता तो कैसा बनता, 1/g का पावर हाफ है, तो कंपेयर करना ही नहीं है तुम्हें, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक तोड़ देना है, एकदम रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक तोड़ देना है। अच्छा, t इज इक्वल टू 2π√L/g है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, अच्छा हमेशा ग्राफ ही नहीं पूछेगा कि ग्राफ बनाओ, ऐसा भी बोल सकता है कि ग्राफ कैसा होगा ये बताओ, नाम बताओ कैसा ग्राफ होगा, नाम बताओ। t इज इक्वल टू 2π√L/g, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन t and 1/√g। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन, ऑल्सो आस्क्ड इन नीट 2024। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, सोचो, सही क्वेश्चन पूछा था, सोचो क्या पूछा है इसमें। सर ग्राफ पूछा है टी एंड 1/√g। सर ये 1/√g को प्लॉट करने बोला है। हाँ, तो y एक्सिस पे आप किसको रख रहे हैं? टी को। तो इस फॉर्मूले में टी को आप y बोल सकते हैं। हाँ सर, कांस्टेंट है 2π और √L। हाँ, तो यहां पे y प्रोपोर्शनल टू 1/√g होगा, y प्रोपोर्शनल टू 1/√g, t इज इक्वल टू 2π√L/g है। जहां पे हमें g के साथ वेरिएशन देखना है तो l कांस्टेंट, और 2π तो चाचा कांस्टेंट होता ही है, तो 2π और l को छोड़ दूंगा तो t प्रोपोर्शनल टू 1/√g। हाँ कि ना? हाँ सर, और 1/√g को यहां पे हम x बोलेंगे। सर क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर हमने 1/√g को रखा है, 1/√g को हम यहां पे x बोलेंगे, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, हर एक बच्चे का जवाब सही है यार, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें x एक्सिस पे g नहीं रखा है, √g नहीं रखा है, 1/√g को रखा है। देखो 1/√g, अरे गधा, 1/√g के साथ ग्राफ पूछा है, मतलब x एक्सिस पे 1/√g को रखा है, तो 1/√g को हम क्या बोलेंगे? x बोलेंगे, 1/√g को x बोलेंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक दो बच्चा मात्र गलत लिख रहा है, कमेंट बॉक्स में देख सकता हूं मैं, बाकी सभी बच्चों का जवाब सही है। सर आप इतना अच्छा भी पढ़ा ले तो अच्छा लगा तुम्हें ऐसे पढ़ाता हूं तो? अच्छा लगा ऐसे आराम आराम से समझाता हूं, ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक ठीक बेटा, ठीक ऐसे ही आराम आराम से, एक भी रिपीट नहीं लिख रहा है, एक भी डाउट नहीं लिख रहा है। अच्छा लगा प्यार से पढ़ाता हूं तो? प्यार के भूखे हो, भूख है प्यार का। कितना अच्छा लग रहा है सर, अच्छा अच्छा से धीरे धीरे समझा समझा के पढ़ा रहे हो।
हाँ ठीक है, हाँ प्यार से पढ़ाओ, प्यार के भूखे हो, प्यार चाहिए, अच्छा लगता। हम देखो आंख में आंसू आ गए तुम्हारे प्यार को देख के। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कह रहे प्यार से पढ़ाते तो सब आ जाता है। तुमको आ गया, ये देख के आंख में आंसू आ गया मुझे, तुमको सब आ गया, एक भी रिपीट रिपीट नहीं लिख रहा है, और क्लियर, ऐसे ही पढ़ाओ तो आ जाएगा। ठीक है ठीक है, ऐसे एकदम प्यार से, कोई 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 बदतमीजी नहीं, एकदम प्यार से। सर अगेन अंडरस्टैंड इट, वाह, ये कहना क्या चाहता, समझ गया कि समझाना है। सर अगेन अंडरस्टैंड इट भाई अंग्रेजी नहीं आता तो मत लिखा कर। शिशुपाल, शिशुपाल जी का मजा आ गया। सर जी की वैल्यू कांस्टेंट होता है ऑन अर्थ, बेटा वो अर्थ होता है, लेकिन यहां पे अलग अलग प्लेनेट के लिए बना रहा हो। वो बोला है कि टाइम जी अगर वैरी करे तो कैसा ग्राफ बनेगा, बोला है तो बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्स पे रखेंगे उसी के साथ उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ पढ़ाऊं और रिपीट रिपीट नहीं लिखा है बच्चा। अच्छा अब एक तो बदतमीजी कर रहा है, आप कह रहा है अब रिपीट लिख देते। सर आपको रिपीट चाहिए तो ले वो रिपीट लिख देते। चल, प्यार के भूखे हैं सर हम। टी और आर क्यू, ये केपलर्स लॉ है। हाँ सर, ये तो कल ही आपने बता दिया था। क्या, टी और आर का कैसा ग्राफ बनेगा। तो यहां पे सिंपल ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम ग्राफ जिसका देखेंगे ना उसको एक्स वाई मानेंगे। तो हम टी, तो वाई एक्सिस पे टी माना, तो यहां पे हम वाई एक्सिस पे टी को रखा है, मतलब टी को वाई बोल सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू। एक्स एक्सिस पे आर को रखा है, तो यहां पे आर को हम एक्स बोल सकते हैं, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन है। स्क्वायर को उधर ले जाओ, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 3/2, मतलब आप लिख सकते हो एक्स का पावर 3/2 मतलब 1.5। तो पावर तो एक से ज्यादा है, अगर पावर एक होता तो स्ट्रेट लाइन बनता, पावर एक से कम होता तो नीचे जाता, पावर एक से ज्यादा है तो पैराबोला टाइप बनेगा। बोलो कोई दिक्कत, एकदम सही है। ये आईआईटी में पूछा है। अच्छा आईआईटी में थोड़ा सा ये सवाल पूछा था, मतलब दोनों ग्राफ आईआईटी में पूछे थे। एक पूछा था टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ बनाओ, टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ बनाओ। तो भाई साहब टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब रिलेशन है, ग्राफ किसका बनाओगे, टी स्क्वायर और आर क्यूब का, और रिलेशन में दिया हुआ है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो वाई एक्सिस पे इस बार ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे आपने टाइम ही रखा, टी स्क्वायर को रखा है, तो टी स्क्वायर को वाई बोलोगे प्रोपोर्शनल टू, एक्स को आर क्यूब बोलोगे, मतलब आर क्यूब को क्या बोलोगे, एक्स बोलोगे, तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, सीधा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वाह यार, वाह यार, क्या जोरदार, मतलब मैंने थोड़ा सा प्यार दिखाया तो तू एकदम क्रांतिकारी बन गया। देख क्या कमेंट बॉक्स में सही जवाब दे रहे यार, मजा आ गया सच में पढ़ा के आज। सबसे बेस्ट बैच यकीन बैच है, लक्ष्य वाले तो एकदम ही बेवकूफ हैं, पढ़ते नहीं है, खाली बदतमीजी करते हैं। देखो यकीन बैच कितना सही है, कितने अच्छे से पढ़ते हैं। सर वो एम भी चेक कर लिया, 700 बन रहे हैं, फिजिक्स में 175, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ ओमआर भेज भी दिया इसने। OMR आ गया भैया। चलिए देखिए, अब यहां पे हमें ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी और V का, और काइनेटिक एनर्जी एंड V स्क्वायर का, वेयर मास इज कांस्टेंट, वेयर मास इज कांस्टेंट, वेयर मास इज कांस्टेंट। तो देखो इधर, देखो इधर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पे क्या m कांस्टेंट और हाफ कांस्टेंट है, तो लिखो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। y एक्सिस पे हमने काइनेटिक एनर्जी को रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम y बोल सकते हैं, और x एक्सिस पे हमने v रखा है, मतलब v को हम x बोलेंगे, v को हम x बोलेंगे तो x स्क्वायर। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यस सर।
और काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी और एक्स एक्सिस पे हमने वी स्क्वायर को रखा है, तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बहुत प्रैक्टिस करा दी भाई। अब वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो नीट 23 में आया था, ले ये वाला कि लेमडा वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, मैटर वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है बेटा लेमडा इज इक्वल टू एच बटा रूट अंडर 2m के। अब उसने ग्राफ पूछा था, लिटरली बदतमीजी एकदम कैसे पूछा उसने, 1/√ke का ग्राफ। देखो लेमडा एंड 1/√ke का ग्राफ। अब बताओ ये सारी मैंने पढ़ा दी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्राफ तो अभी करा दिए मैंने तुम्हें, 11 क्वेश्चंस तो अभी करा दिए। अब इसको करके देखो, अब इसको करके देखो, लेमडा और 1/√ke का ग्राफ है, लेमडा और 1/√ke का ग्राफ है। तो इस फॉर्मूले में कांस्टेंट को इग्नोर करो, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ke लिखोगे। अगर मैं h कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट सबको हटा दो तो यही आएगा। अब y एक्सिस पे हमने लेमडा रखा है तो लेमडा को y बोलोगे, प्रोपोर्शनल टू 1/√ke को हमने x एक्सिस पे रखा है, 1/√ke को x एक्सिस पे रखा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। देखो ना कितने अच्छे से मैंने ये फील करा दिया तुम्हें, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो सवाल है नीट 2024 का, और ये मैं हर साल यकीन में, लक्ष्य में, हर जगह बताते हैं, ये पूरी बताते हैं, पूरी ये और डिब्रॉगली वेवलेंथ का भी कल मैंने ग्राफ बनवाया था, डिब्रॉगली वेवलेंथ का पी के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये सारी चीजें आपको समझाते। बताओ बना लोगे कि नहीं बना लोगे। चलो ये देखो, B इज इक्वल टू μ0I/2πr वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड। ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 3 सवाल तो ग्राफ से डायरेक्ट आते हैं नीट में, 2 से 3 सवाल डायरेक्ट आते हैं और 2-3 सवाल इनडायरेक्ट आते हैं, और फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले सब पे ग्राफ बनेंगे कुछ ना कुछ, इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये बेटा स्मॉल r डिस्टेंस है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा B और R का। तो देखो बाकी सब कांस्टेंट है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है ना, हाँ, B बराबर कांस्टेंट समथिंग बटा R, हाँ, तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनता है ऐसा ग्राफ। सही है, सही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। किसका बनाना है? B का वर्सेस R का। तो हम R को x एक्सिस पे रख रहे हैं, तो R को x बोल देंगे, तो ये RX हो गया और B Y, तो Y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। चलो क्या थोड़ा मुश्किल ग्राफ में चले, थोड़ा लेवल अप करें, और लेवल अप ऐसा वैसा नहीं, जो फिजिक्स में आता है वही लेवल अप। रेडी हो लेवल अप के लिए? करे लेवल अप, रेडी करे लेवल अप। चल ये ग्राफ देखो, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको अगर तुम बनाना सीख गए ना तो पूरी फिजिक्स की 100% नैया पार, 100% नैया पार। एक ग्राफ पूरे फिजिक्स में आर पार हो जाएगा, नहीं आएगा अलग, पूरे फिजिक्स में आर पार हो जाएगा, ग्राफ अलग नहीं आएगा अगर तुम ये बनाना सीख गए तो। क्या है समझाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू kx/r² प्लस x² का पावर 3/2। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन E एंड x, E एंड x। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है, ये बहुत बढ़िया सवाल क्यों है, और ये तूने फिजिक्स में कहां देखा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। सर हम 12th नहीं पढ़े हैं तो 11th पढ़े हैं। ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग है, यहां पे बस k को g लिख देना, बाकी i लिख दो, आ गया। तो ये 11th में भी आता है और 12th में भी आता है। हाँ, अब कैसा बनेगा इसका ग्राफ? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, गलत बात, नहीं बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, गलत बोल रहे हो बेटा। पैराबोला नहीं बनेगा। सर स्ट्रेट लाइन, E प्रोपोर्शनल टू x है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अब सुनो, जब भी कोई ऐसा रिलेशन दिखे जो अजीब सा हो, अजीब सा इन द सेंस कि स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन रहा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं बन रहा, पैराबोला भी नहीं बन रहा, मिक्स हो, बताओ ये अजीब सा है कि नहीं? क्या ये मिक्स्ड ग्राफ बनेगा? मिक्स्ड ग्राफ बनेगा क्या? मिक्स्ड ग्राफ को पहचान सकते हो तो कैसे पहचानेंगे? देखो यहां पे E प्रोपोर्शनल टू x भी है और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² का पावर 3/2 भी है। तो E ऊपर भी आया, E के फॉर्मूले में x ऊपर भी आया और E के फॉर्मूले में x नीचे भी आया। अब ले लोटा के गैल भैंसिया पानी में। अब E और x का ग्राफ यहां पे मिक्स्ड बनेगा। तो
मैंने आपको फिजिक्स के फॉर्मूले में से ही बहुत ऐसे सवाल कराए हैं जहां पे ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन बना, सीधा पैराबोला बना, सीधा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना। क्या यहां पे मिक्स्ड बनेगा? बस इतना पहचान लो, पहला उद्देश्य मेरा यही है। क्या ये मिक्स्ड बनेगा, हाँ या ना? क्या ये मिक्स्ड बनेगा कि हाँ या नहीं? एक अपॉन रूट एक्स होगा। बकलोल है यार भाई, नशे में पढ़ते हो क्या? इसमें 1 अपॉन रूट जी है तो 1 अपॉन रूट एक्स होगा। बेटा एक्स एक्सिस पे हमने 1 अपॉन रूट जी को रखा है, तो 1 अपॉन रूट जी को एक्स बोलेंगे ना। बकलोल हो यार एकदम। अगर मैं y वर्सेस, मूड खराब कर देते हैं, ये t वर्सेस रूट जी का ग्राफ, g का ग्राफ मैं बनाता हूं, मान ले t वर्सेस g का ग्राफ बनाता हूं और फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी। तो जब मैं t वर्सेस g का बनाऊंगा तो g को x बोलूंगा, तो यहां पे x रखोगे तो t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट x आएगा। अगर मैं यहां पे 1 अपॉन रूट जी बोलूंगा ना, तो मैंने x एक्सिस पे g नहीं रखा, रूट जी नहीं रखा, 1 अपॉन रूट जी रखा। तो x एक्सिस पे 1 अपॉन रूट जी रखा, तो इस पूरे 1 अपॉन रूट जी को x बोलूंगा। यही तो यार 10 बार समझाया है। कौन है ये? एलिना फातिमा। बेटा दिमाग में गोबर भरा है, एक चीज को जो 10 बार बोला है वही चीज नहीं समझ पा रहे। उसको लिखो कि x एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं उसको x बोलते हैं। x पे तुम काइनेटिक एनर्जी रखोगे तो काइनेटिक को x बोलोगे, x पे काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रखोगे उसको बोलोगे। चलो, क्या तुम्हें यह समझ में आ गया ये मिक्स्ड है? क्या ये समझ में आ गया ये मिक्स्ड है? हाँ। अब मिक्स्ड जब भी होता है तब उसको हम 3 पार्ट में तोड़ के करते हैं, सबसे 3-4 पार्ट में तोड़ के करते हैं। सबसे पहला पार्ट कि E वर्सेस X का ग्राफ हमें बनाना है, तो E की वैल्यू क्या होगी जब मैं X को 0 मानूं। तो सबसे पहले देखो कि ग्राफ शुरू कहां से होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में X को 0 मानूं तो K इंटू 0, ये क्या हो जाएगा बोलो? K इंटू 0 बटा आर स्क्वायर प्लस 0, तो आर स्क्वायर बचेगा, तो K बटा आर स्क्वायर इंटू 0, ये 0 ही हो जाएगा। क्या 0 में कुछ ऐड करोगे तो वो आर स्क्वायर बचेगा। अगर इसका पावर 3/2 लिखना ये भी लिख सकता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मतलब जब x 0 है तो E 0 है, ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब अगर तूने इतना पहचान लिया ना बेटा कि x को 0 रख के हम E चेक कर लेते हैं। x को 0 पुट करो यहां पर, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो 4 में से 2 ग्राफ तुम गलत काट पाओगे एग्जाम में, अगर तुम इतना सीख लिए तो। कितने लोगों को इतना आ गया? कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कि अगर मैं x को 0 रखूंगा, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो E 0 आ रहा है। इतना समझ जाओ सर, ये ठीक। अब यहां पर ये r रेडियस है और ये x है। अगर रिंग की रेडियस ये जो r है उससे बहुत कम डिस्टेंस पे, मतलब r के कंपेयर में बहुत कम डिस्टेंस पे जा रहा हूं, मतलब इफ x इज वेरी 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 लेस देन r, मतलब रिंग के सेंटर से थोड़ा सा आगे गया हूं, मतलब यहां पे x को जस्ट थोड़ा सा बढ़ाया है। तो देखो E बराबर kx बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे r बहुत 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 बड़ा है और x बहुत 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 छोटा है। अगर x बहुत छोटा है तो x का स्क्वायर सर और छोटा हो जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये बनेगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा तुम्हारा kx बटा आर क्यूब। यहां पे ये कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि x को छोटा रखा है और छोटा x तो ये आसपास में होगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट, इफ x इज वेरी 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 लेस देन ग्रेटर देन r, अगर x बहुत 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 बड़ा हो, x बहुत बड़ा कहां होगा? कहीं यहां पे बड़ा होगा कि यहां पे जाके बड़ा होगा? सर दूर होगा। मैं कह रहा हूं x बहुत बड़ा है r से, मतलब यहां पे नहीं देख रहा हूं, यहां नहीं देख रहा हूं, यहां नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं। इस r के कंपेयर में x बहुत बड़ा यहां पे होगा, यहां पे वेरिएशन कैसा है देख रहा हूं। तो x अगर बहुत 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 बड़ा है तो r बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर यहां पे नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा? kx बटा r तुम्हारा क्या है? बहुत बहुत छोटा, देखो बहुत छोटा, आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो x क्यूब बनेगा ये। अब x और x क्यूब नीचे कटेगा तो x स्क्वायर हो गया, तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। अब E और x का ग्राफ बनाओगे, E और x का ग्राफ बनाओगे तो देखो ये क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक मैं यहां नहीं बना सकता, यहां बनाऊंगा, x जब दूर है तो।
ये ग्राफ बनेगा। एक्स को अगर तुम इनफाइनाइट रख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। हाँ सर। अब क्या करें सर, आपने एक्स जीरो रख के चेक कर लिया, एक्स छोटा रख के चेक कर लिया, एक्स छोटा यहीं पे होगा, एक्स बड़ा रख के चेक कर लिया। अब एक्स जब कंपेरेबल है तो तब तो इस वेरिएशन से चीजें वेरी करेंगी। अच्छा, अब आप एक चीज समझो कि जब मैं धीरे धीरे एक्स बढ़ा रहा था आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, और एक लिमिट के बाद जब मैं एक्स को आगे बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। इतना अगर बना लिया तुम्हारा काम हो जाएगा। बीच में एक स्मूथ कर्व से ये बढ़ रहा है तो बढ़ता जाएगा, लेकिन बाद में घटेगा, तो ऐसे स्मूथ कर्व से मिला दो, स्मूथ कर्व से मिला दो। स्मूथ कर्व से मिलाने का मतलब होता है, स्मूथ कर्व से मिलाने का मतलब होता है कि ये बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते जाएगा और फिर बाद में घटना है, तो स्मूथ कर्व से ऐसे मिला दो। ऐसे तुम नहीं मिला सकते कि ये बढ़ रहा है यहां तक सीधा और ऐसे, ये कैसा लगेगा कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन और ऐसे नहीं बनता। सब बनता तो है कहीं कहीं, यहां नहीं बनेगा ना। यहां पे ये फॉर्मूला वैलिड है। ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ होगा। ये सीधा स्ट्रेट लाइन पहले, जब x बेटा बहुत 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 छोटा है r से तो देखो स्ट्रेट लाइन, ये x बहुत 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 बड़ा है r से तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बीच वाले का कोई कंसेप्ट नहीं है, स्मूथ कर्व से मिला देंगे। समझ गए? अब याद रख, सुन, जनरली बेसिक मैथ पढ़ाते समय ये नहीं पढ़ाते लोग। क्या रीजन है ये नहीं बताते, जबकि तो फिजिक्स में काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक चार्ज मिसिंग है, एक चार्ज भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज तो लिख ले, चार्ज तो कांस्टेंट है ना बेटा। वैसे भी मेन तो एक्स और आर का खेल है। क्योंकि समझाना मुश्किल है, हाँ समझाना मुश्किल है, लेकिन क्या मैं आंख बंद कर लूंगा और इसको नहीं पढ़ूंगा तो मेरा काम हो जाएगा कि मैं आगे जाके फंसूंगा? बता, अगर मैं यहां पे मेहनत नहीं करूं, दिमाग नहीं लगाऊं, एक्स्ट्रा पेन नहीं लूंगा, तो आगे जाके दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? क्या ये नहीं आता है फिजिक्स में? ये तो फिजिक्स का फॉर्मूला है। सर प्लीज रिपीट, बोलना क्या रिपीट करना, मैं रिपीट कर दूं। क्या समझ नहीं आया तुम्हें? अप्रोक्सीमेशन समझ नहीं आया? कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? मैं रिपीट कर दूंगा, बोल। मैं यहां पे कमेंट देख लेता हूं, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। माउंटेन ग्राफ है ये, रट ले तू बेवकूफ। आर बराबर एक्स एज्यूम कर सकते हैं बेटा, आर बराबर एक्स एज्यूम कर ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब आर एक्स के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? यहां पे ग्राफ हमें देखना होता है कि जब एक्स बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा है, तो छोटे का स्क्वायर और छोटा होता है तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट बचेगा बस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली। सर यहां पे भी तो बहुत छोटा है तो इसको क्यों नहीं जीरो मान लिया? जब भी हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में नहीं करते। बेवकूफ, जब भी हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, देख अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो क्या मैं मान लो 3 को बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको 3 लिख दूंगा? नहीं सर, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे चीजें छोटी हो जाती है। यहां पे आप ये ऐसे नहीं लिख सकते कि बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको इग्नोर करो, 3 आ जाएगा, नहीं होगा 3। लेकिन 3 प्लस 0.0001 कर रहा हूं मैं, बहुत छोटा नंबर ऐड कर रहा हूं तो ये 3 होगा। सही है, ये बिल्कुल 3 होगा। तो अप्रोक्सीमेशन हम कहां करते हैं? मल्टीप्लीकेशन में कि एडिशन में? हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं बेटा एडिशन। तो x बहुत छोटा अगर है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा k क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर का पावर 3/2। देख k क्यू एक्स आर स्क्वायर का पावर 3/2 से 2 कटे आर क्यू, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना तुम्हारा ये सब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आया। चार्ज तो ऐसे भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आया, मतलब x बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो जब तुम्हारा x बहुत छोटा था तो x बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था, और जब बहुत बड़ा रखूंगा तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा एक्स क्यूब, नीचे एक्स क्यूब ऊपर एक्स, कट के नीचे एक्स स्क्वायर। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। कब? जब बहुत बड़ा है। तो ये 2 रीजन हमको मिल गए और बीच वाले को स्मूथ कर्व से मिला दिया। अब समझ में आया? लास्ट स्टेप कहां है? लास्ट स्टेप में, अरे यार बाप रे बाप, ये अब 10th कैसे पास किया है यार, 12th कैसे पास किया है, कितना चीटिंग किया है बता। सच बोलना यार, तुम्हें जोड़ घटाव नहीं आता। देख मतलब शर्म वाली बात है ये। यहां पर मैं कह रहा हूं एक्स बहुत 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 बड़ा है आर से, मतलब आर बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा k क्यू एक्स बटा
एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो एक्स का क्यूब, एक्स एक्स क्यूब कटेगा, नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बता ले, देख इलेक्ट्रिक फील्ड 1 स्क्वायर। अब बता प्रभु, ठीक है? और तू कैसे क्लेम कर सकते मैं 12वीं पढ़ाऊंगी? ये तो 12वीं के पहले चैप्टर में तीसरा टॉपिक है और 11th में भी है। इस ग्राफ का कोई नाम नहीं है। इस ग्राफ का पहले स्ट्रेट लाइन, बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मिक्स्ड ग्राफ है तो नाम कैसे होगा बे? मिक्स्ड है ये, बाप रे बाप, मिक्स है ये, मिक्स्ड ग्राफ है ये। चल एक दो और मैं असाइनमेंट में देके प्रैक्टिस कराऊंगा। अब यहां तक के लिए इतना सही है। अब ऐसा नहीं है कि आज ही पूरा फिजिक्स खत्म करना है, थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ाना है। एक बार में ज्यादा डोज नहीं देते तो भी डॉक्टर बनेगा तो सारी दवाई एक ही दिन खिला देगा मरीज को। अच्छा क्या हुआ है? दिल में थोड़ा सा दर्द है, ओके, ये 4 दवाई 4 दिन में मत खाना, साला एक दिन खा के सब खत्म कर लो। तो ऐसा तो नहीं है ना, धीरे धीरे डोज देना, बदोबदी। एक बात, डॉक्टर बनेगा तो जितना दवाई खाना है उसको 10 दिन में, एक ही दिन में खिला के साफ कर देगा क्या? हाँ सर ये तो एकदम रामबाण इलाज है, एक ही दिन में खिला देंगे, पक्का देखना सर, कल से दिल में दर्द नहीं होगा। दिल रहेगा ही नहीं, आदमी नहीं रहेगा तो दर्द कहां से होगा? एक ही दिन में सारा गोली देके खत्म। तो घबराया मत कर, ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए, कुछ नहीं छूटेगा, भरोसा रख इस आदमी पर, धीरे धीरे बढ़ता है चीजें। अब ऐसा नहीं है। और तू सुन एक बात बता, मरीज अगर तू नहीं देना चाह रहा, सुन होता क्या है, एकदम टीचिंग से एकदम रिलेट हो रहा है, यही चीज होता है। देख मान ले मरीज आया तेरे पास और तू कह रहा है कि ये एक एक गोली रोज एक खाना, आप 10 दिन तक ठीक हो जाओगे। अब मरीज बोला नहीं मैं तो 2 ही दिन में सारा खा जाऊंगा, तो उसको क्या समझाएगा तू बता? कि नहीं सर ये डोज होता है, एक एक करके आप 10 दिन तक खाना। बोला नहीं हमको बहुत परेशानी है, हम बहुत दिक्कत में, हम तो एक ही दिन में सब खा जाएंगे, हमको ठीक करना है, जल्दी ठीक करना है, हम बहुत परेशान, हमको बहुत जल्दी ठीक करना है, हम तो सारा खा जाएंगे। तो काम करेगा दवाई? नहीं करेगा ना। अच्छा मरीज बोला मैंने तो गूगल पे पढ़ के आया, आजकल होता है। एक बार डॉक्टर ने डांट दिया था मुझे बहुत बुरी तरीके से, दिखाने गया डॉक्टर, मुझे पैर में पेन हो रहा था, यूरिक एसिड बढ़ जाता है कुछ, तो बहुत हेवी पेन होता है पैर। तो उन्होंने बोला कि मैंने गूगल पे पढ़ा था, डांट दिया। बोला गूगल पे पढ़ा था तो गूगल से दवाई मांग लेता, यहाँ क्यों आया है? सर क्या सब कुछ तो गूगल पे है, तो जाके पढ़ लो गूगल से, दवाई भी गूगल से मांग लो, खाना कैसे वो भी देख लेना। सारा डॉक्टर, हम तो MBBS फालतू में करके बैठे हैं यहाँ पे। बात समझ में आई कि बात तो सही बोल रहा, सब गूगल पे, तो गूगल से दवाई मांग ले। ऐसा नहीं होता ना, तो भी लोग जाते हैं ना डॉक्टर के पास, उसको एक्सपीरियंस है, उसने पढ़ाई करी है 5 साल, तो एक बार गूगल पे कुछ देख के सब समझ में आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे होती है। कई बार बच्चे वैसे, हमने गूगल पे ये पढ़ा है सर, तो भाई गूगल थोड़ी ना 13 साल से मेहनत कर रहा है, गूगल थोड़ी तुम्हें जानता है कि तुम कितना बेवकूफ हो, गूगल थोड़ी ना बीमारी जानता है, गूगल तो जनरलाइज चीजें कुछ भी लिख देगा। पढ़ना कैसे है, क्या क्या कब पढ़ना है, वो तो मास्टर ही बताएगा। तो कहता नहीं ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, ये कर लो वो कर लो। ये तो वही बात हो गई कि तू डॉक्टर है, 10 साल पढ़ के आया है, और कोई एक मरीज आएगा और तुमसे ही बात करेगा कि दवाई ऐसे लिख देना, गूगल पे तो ये लिख रहा था, आप कैसे ऐसे बता रहे हो। तो बहुत रिलेटेबल है। तो तुम भी थोड़ा सा टीचर पे भरोसा करो, तभी कल को कोई मरीज तेरे पे भरोसा करेगा, डॉक्टर बनेगा। तो मखलूल देख, y इज इक्वल टू 2 का पावर x। अब हमें एक ग्राफ बनाना है, क्या है, y इज इक्वल टू 2 का पावर x। सर इसमें x को कहां ले गए? सर ग्राफ ये होता है, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्ट्रेट लाइन, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर पैराबोला, y इज रूट x लैटरल पैराबोला, y इज इक्वल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ होता है, ये बेल नोन ग्राफ है भाई, बेल नोन ग्राफ है, बेल नोन। हाँ ये क्या किया है, ये तो गजब नौटंकी है। y इज इक्वल टू 2 का पावर x लिख दिया है, 2 के पावर में x लिख दिया, x स्क्वायर नहीं है, 2 के पावर में x लिख दिया है। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो सर ये तो अजीब है थोड़ा, ये जितना पढ़ाया है वैसा ही है कि उससे थोड़ा अलग है, डिफरेंस पहचानो, वैसा ही है कि थोड़ा अलग है। सर थोड़ा अलग है, इसमें 2 के पावर में x लिख दिया है। कैसा बनेगा ग्राफ? सर इसको चेक करने के लिए ना, ग्राफ कैसा बनेगा इसको चेक करने के लिए ना, जब भी कुछ अजीब सा होता है x की वैल्यू रख के y निकालो। बताओ x को जब मैं 0 रखता हूं
तो यहां पे 2 का पावर 0 क्या आएगा, y 1 आएगा। x 0 पे y 0 नहीं आएगा। जैसे मान लो यहां पे x 0 रखोगे y 0, 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 लेकिन यहां पे x 0 रखोगे तो 2 का पावर 0 1 आएगा। तो अगर अब मैं ग्राफ बनाऊं y वर्सेस x का, x को जब मैं 0 रख रहा था y क्या आया, 1 आया है। थोड़ा अलग है बेटा, x 0 पे y 1 आया है, सोच। हाँ सर। अच्छा, x को 1 रखो तो y, x को 1 रखो तो 2 का पावर 1 y 2 आएगा, 2 का पावर 1 2 आएगा। अच्छा, x को 2 रखो तो 2 का पावर 2 4 आएगा। x को 3 रखो तो 3 का पावर 2 का पावर 3 8 आएगा। 4 रखो तो 2 का पावर 4 16 आएगा। 5 रखो तो 32 आएगा। ये इस तरीके से वैरी करेगा। तो देखो यहां पे जब मैंने x को 0 रखा तो y 1 है, x को 1 रखूंगा तो y 2 आएगा, मतलब x 1 पे y 2, ये पॉइंट मिलेगा। x को 2 रखूंगा तो y 4 होगा, x को 2 रखूंगा तो y 4 होगा, कुछ ऐसा बनेगा। x को 3 रखूंगा y 8 होगा, है ना। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे जैसे इसमें x को बढ़ा रहे हो y बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा बाद में, ये x स्क्वायर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x को 1 2 3 4 रखो, तो ये जितने तेजी से बढ़ेगा ना उससे भी ज्यादा तेजी से ये बढ़ेगा। यहां पे 5 रखोगे तो 5 का एक इसमें x को 5 रखो, x को 5 रखो, बोलो 5 का स्क्वायर 25। यहां पे x को 5 रखो तो 2 का पावर 5 32 आया। देखो देखो 32 आया है। बाद में बहुत तेजी में बढ़ने लगता है, तो बहुत तेजी में बढ़ रहा है। हाँ, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। अच्छा, इसमें x को तुम चाहे कुछ भी रख लो, y कभी निगेटिव नहीं आएगा। सर कैसे? अगर मैं यहां पे x को -1 रखूं तो यहां पे अगर मैं x को -1 रखूं तो मान लो x को मैंने 0 से तो ज्यादा बड़े पुट कर ही लिया, x को -1 रखूं तो देखो यहां पे x को -1 रखो तो y इज इक्वल टू 2 का पावर x को -1 रख रहे हैं तो आएगा 1/2 मतलब 0.5। और ये सर ये तो y पॉजिटिव आया। हाँ, अगर तुम x को 2 रखो, -2 रखोगे तो x को -2 रखोगे तो 2 का पावर -2 मतलब 1/4 मतलब 0.25। अगर तुम -2 रखते हो तो 0.25। अगर तुम x को -∞ रखते हो तब y जाके 0 हो जाएगा। तो ये जब x को -1 रखे ना तो ये 0.5 आया, x को -2 रखे ना 0.25 आया। बहुत बड़ी नंबर रखेंगे तो लगभग 0 की तरफ जाएगा। ऐसा ग्राफ में -∞ रखूंगा तो देखो 2 का पावर -∞, 2 का पावर -∞ 0 होगा। ये बताया हुआ है मैंने तुम्हें, बताया हुआ है। x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रख दो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रख दो, y कभी निगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताता हूं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2 का पावर x है, x को पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, x को निगेटिव रखोगे तो 1/2 का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो रहेगा तो पॉजिटिव ही। सर ये ग्राफ पढ़ाने का क्या मतलब, कहीं ये फिजिक्स में आएगा? नहीं, ये फिजिक्स में नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स में ये आएगा। y इज इक्वल टू ई का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ सर, ये तो फिजिक्स में आता है। तो ये जब फिजिक्स में आता है ना तो इसको समझाने के लिए टीचर हटा देता है। मैंने एक तरीका ढूंढा है। क्या तरीका ढूंढा है कि y इज इक्वल टू 2 का पावर x, मैंने एक बनाया तुम्हें ग्राफ। हाँ सर, आपने बना कर दिखा दिया। अब y इज इक्वल टू ई का पावर x है, e को बोलते हैं 2.71 का पावर x। अब ये जो वेरिएशन है, एक्सपोनेंशियल एक यूरल नंबर होता है जिसको 2.71 कहते हैं, बस नंबर है ये प्योर। तो y इज इक्वल टू 2 का पावर x अगर आप तूने देख लिया, y इज इक्वल टू 2.71 का पावर x कैसा बनेगा? वेरिएशन तो सेम है। यहां पे एक कांस्टेंट 2 का पावर x है, यहां पे 2.71 का पावर x है। फर्क इतना पड़ेगा
दीजिए सर। कर दीजिए, कर दिया सर। डन डन। अब कमेंट खोल दो। खोल देता हूँ आपका। मैं बैच एक्सेस खोल देता हूँ। ठीक है सर। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? यहां पे थे हम लोग। सॉरी, थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया था मैंने, तुम्हें क्या लगा? ठीक, तुमको ब्रेक दिया था ना, पढ़ पढ़ के थक गए होगे बेटा। प्यार से, इतने प्यार से मैंने तुम्हें ब्रेक दिया 5 मिनट का कि पानी वानी पी लो थोड़ा, फिर पढ़ेंगे। ब्रेक ले लेके थोड़ा थोड़ा प्यार से, आराम से, कोई माथा फोड़ी नहीं, आराम आराम से, धीरे धीरे, इसलिए ब्रेक दिया था बस। चलो देखो, तो यहां पे 2 का पावर x में 2 एक कांस्टेंट है, उसका पावर x वेरी कर रहा, तो ऐसा ग्राफ बना। तो e का पावर x, e की वैल्यू होती 2.71, तो क्या एक कांस्टेंट ही तो नीचे चेंज किया है। बाकी 2 का पावर x जैसे वेरी करेगा, जिस तरीके से वेरी करेगा, ये भी उसी तरीके से वेरी करेगा। वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे होंगी बस, और क्या फर्क पड़ेगा बताओ? क्या होंगी? वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे होंगी बस। जैसे y इज इक्वल टू ई का पावर x है, x को 0 रखोगे तो 2.71 का पावर 0 क्या होता है? 2.71 का पावर 0 1 होता है। हाँ सर होता है। यहां पे 1 रखोगे तो 2.71 आएगा। जैसे ये x इज इक्वल टू 1 पे 2 आया था, ये 2.71 आएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। लो, इसको कहते हैं y इज इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ। खत्म। बताओ, क्या सही तरीका ढूंढा है कि नहीं समझाने का? बोलो भाई, यहां से चीजें वेरिएशन आसान है ना देखना। तो हमने y इज इक्वल टू 2 का पावर x देख लिया, एंड y इज इक्वल टू ई का पावर x वैसा ही बनेगा। थोड़ा सा फर्क क्या होगा कि x 0 पे y 1 ही आएगा। यहां पे जब हम x को 1 रखेंगे, यहां पे जब हम x को 1 रखेंगे, x को 1 रखेंगे तो y 2.71 आएगा। ये e का पावर x का ग्राफ है, बस क्लियर। नेक्स्ट देखो, तुमने ब्रेक नहीं लिया क्या? तुमको हमने ब्रेक दिया, तुमने नहीं लिया। y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा? तो ई के पावर प्लस एक्स का पहले बना लेता हूं। y और x में ई के पावर प्लस एक्स का ग्राफ कैसा था? ऐसा, ऐसा था। कट कहां पे करता है? 1 पे। अगर मैं y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो इसका क्या मतलब है? सर 1 अपॉन ई का पावर x हो गया ये। हाँ, कैसा ग्राफ बनेगा? सर नहीं समझ में आए तो क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अब यहां पे बड़े आराम से x इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y देखो क्या आएगा। अगर बेटा x को यहां पे 0 पुट करते हो, e का पावर 0 क्या होगा? 1। यहां पे 0 पुट करते हो तो e का पावर माइनस 0 कुछ नहीं होता, 0 0 होता है। तो e का पावर 0 क्या होगा? 1, y 1 आएगा। मतलब यहां भी x 0 पुट करने पर y 1 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो y क्या आएगा? अगर x को मैं यहां पे 1 पुट करूंगा, x को 1 पुट करूंगा तो 1 अपॉन 2.71। तो यह थोड़ा सा, अगर 2 होता तो 0.5 आता, 0.4 समथिंग आएगा, 0.38 समथिंग आएगा। मतलब ये इधर आ गया। अगर x को हम 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो ये नीचे आएगा। x को और बड़ा नंबर पुट करोगे तो e स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। x को और बड़ा पुट करोगे, देखो ना एक्सपोनेंशियल नीचे आ गया। y इज इक्वल टू 1 अपॉन ई का पावर x। यहां पे जैसे जैसे x को बढ़ाओगे, एक बात बताओ, यहां पे जैसे जैसे x को बढ़ाओगे ये नंबर बढ़ेगा। हाँ सर बढ़ेगा। जैसे e का पावर x है, e का पावर x में e को पावर 1 रखोगे तो 2.71 आएगा। e का पावर 2 रखोगे 2.71 का स्क्वायर आएगा। e का पावर 3 रखोगे 2.71 का पावर क्यूब आएगा। ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये टर्म क्या होगी? छोटी होगी, तो इधर आएगा। ऐसे ग्राफ बनेगा। और जब आप x को निगेटिव रखोगे, मान लो x को कुछ निगेटिव रखते हो, तो x को निगेटिव रखो, जैसे -1 रखते हो तो -1 क्या होगा? -1 और माइनस e का पावर 1, e का पावर 1 मतलब 2.7 ऊपर जाएगा। ऐसे तो होता क्या है कि इसका मिरर इमेज बनता है।
ये जो बना है ना, ये वाला बन जाता है ग्राफ, उल्टा बन जाता है वेरिएशन, ऐसा देखो, ऐसा पूरा कमल का फूल बनाना है। यहां पे पूरा क्या बनाना है, कमल का फूल। देखो ये y इज इक्वल टू ई का पावर x है, ये y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस x होता है। देखो एक और तरीका बताता हूं, सिंपल, एक सिंपल बताता हूं तरीका। हाँ रख ना, ई का पावर -1 रख, देख -1 रख। जैसे तूने x को -1 यहां पे रखा है, तो y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस और x को -1 रखेगा, तो बता क्या होगा सर, माइनस माइनस प्लस, ई का पावर 1, ई का पावर 1 2.71, तो बता अगर x को -1 रखता हूं तो देखिए 2.71 आएगा। एक तरीका बताता हूं बढ़िया, एक बढ़िया तरीका बताता हूं, सुन। ऐसे समझना कि y इज इक्वल टू ई का पावर -x है, ई के पावर -x को नीचे ले जाऊंगा तो ई का पावर x बनेगा। हाँ सर। अब y इज इक्वल टू 1/e का पावर x है। अब जैसे जैसे तुम x को बढ़ाओगे, x को बढ़ाते जाओगे, x को बढ़ाते जाओगे, ये नंबर बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो हुआ। बट इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर में एक फर्क है। क्या फर्क है कि जब x को मैं 0 रखता हूं तो e का पावर 0 क्या आता है 1, मतलब y 1 आएगा। x जब 0 रखता हूं तो y 1 आएगा, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ बनेगा। मतलब ये तुम्हें बेवकूफ बनाएगा कभी कभी। मान लो कि y वर्सेस x का ऐसा ग्राफ है, तो बोलोगे सर ये सुंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और अगर y बराबर x का, जरूरी नहीं कि हर बार x को निगेटिव रख के देखे, ऐसा ग्राफ बना दे सिंपल। अब देखो ये दोनों ग्राफ तुमको लगभग लगभग सेम दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा क्योंकि x 0 पे इन्फिनिटी जाएगा, x 0 पे इन्फिनिटी जाएगा। ये y को 1 पे टच कर रहा, मतलब ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। ये नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा है, लेकिन यहां पे x 0 पे y इन्फिनिटी आएगा, यहां पे x को 0 रखोगे e का पावर 0 1, y 1 आएगा। ये एक्सपोनेंशियल डीके हो गया। मतलब वेरिएशन तो x बढ़ाने पे y घटना है, यहां पे x बढ़ाते जाओगे y घटेगा। हाँ सर घटेगा, लेकिन ये शुरू कहां से होगा 1 से, इसलिए इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल डीके। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ। देखो पूरा कमल का फूल बना है, e का पावर x ऐसे और e का पावर -x ऐसे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये विजुअलाइजेशन अगर समझ में आ गया तो आग लगा दो। देखो y इज इक्वल टू 1/x में x बढ़ाओगे y घटेगा, x जितना बढ़ाओगे y घटेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, हमने पढ़ा है। हाँ अच्छा, x को 0 रखो y इनफाइनाइट, तो x को 0 रखो y इनफाइनाइट, इसलिए टच नहीं किया, इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। यहां भी x बढ़ाओगे 1/e का पावर x बढ़ाओगे y घटेगा। देखो x बढ़ाओगे y घटेगा, ऐसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक घटेगा, बहुत तेजी में घटेगा। x बढ़ाओगे तो y बहुत तेजी में घटेगा, ये ऐसे बनेगा, बहुत तेजी में घटेगा। अब फर्क क्या पड़ेगा इसमें कि x को 0 रखोगे तो y 1 आएगा, बस यहां से बहुत तेजी से घटेगा। तो टच कर जाए तो y एक्सिस को टच कर जाए तो एक्सपोनेंशियल डीके, टच ना करे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। बाकी दूर से दिखने में दोनों एक ही जैसा दिखेगा। वाह, मतलब मुझे पहली बार समझ आया इतना क्लियर, तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे पहली बार इतना क्लियर समझ आया। मुझे खुद पहली बार समझाऊं मैं आज, पहले कहां समझ आता था, रटाता बस। एक्सपोनेंशियल डीके है तो इसे डीके करा दो। इसका एप्लीकेशन कहां होता है फिजिक्स में सर, बहुत होता है। जैसे Q इज इक्वल टू Q नॉट ई का पावर -t/RC है। RC तो कांस्टेंट है, तो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ कैसा होगा। तो कांस्टेंट को तुम करोगे इग्नोर, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू ई का पावर -t है। हाँ, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। पकड़ के y एक्सिस को पकड़ के टच करके, जब t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, तो y एक्सिस को पकड़ के रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल डीके कैसा बनता है, y एक्सिस को पकड़ के रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। बोलो। और जहां तक सर्कुलर ग्राफ की बात है, ये तो हम पढ़ चुके हैं सर। कब, अरे कब का, ये तो कहिया खत्म हो गई, ये तो कहिया पढ़ा दे लियो रे। सर्कुलर ग्राफ का इक्वेशन तो कहिया हो गया। ये तो पढ़ा दिया था ना, कब, कल ही परसों तो पढ़ा दिया था, कल परसों में। कैसे, देखो इधर मान लो ये पॉइंट है x0 y0, कोऑर्डिनेट को जरूरी तो नहीं कि x1 y1 लिखूंगा, x0 y0 भी लिख सकता हूं, ठीक है।
तो ये कोई पॉइंट लिखा जिसका कोऑर्डिनेट है x0 y0, और यहां पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक, हाँ सर है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये कल कभी मैंने डिस्कस किया था, कल परसों में। हाँ सर, आपने किया था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला बताना सर? मान लो एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट है x0 y0 और दूसरा है x, y। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बताओ सर? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमको याद है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस, वो होगी रूट अंडर x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बता सर, डिस्टेंस फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने। अब एक काम कर, इस डिस्टेंस को अगर मैं r बोल दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? सर बोल लो, इसमें क्या दिक्कत है? डिस्टेंस को r बोल लो, p बोल लो, t बोल लो, कालूराम बोल लो, भालूराम बोल लो, जो मर्जी है बोल लो। तो इस डिस्टेंस को मैंने r नाम दे दिया, यहां से यहां तक डिस्टेंस r। ये रूट इधर आएगा तो r स्क्वायर बराबर x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर। ये कुछ नया है कि पुराना है? जल्दी बताइए। क्या मैंने इस डिस्टेंस फॉर्मूला कर पढ़ाया था उसी को रीराइट किया है? हाँ सर, बस डिस्टेंस को r बोल दिया आपने। हाँ, यही तो सर्कल का इक्वेशन है, और ये सर्कल बन गया। सर कैसे सर्कल बन गया? मान लो कि इस पॉइंट को मैं फिक्स बोल देता हूँ, फिक्स्ड है, इसको मैं बोल देता हूँ, जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर है, और ये वेरिएबल है कोई x, y। अगर मैं इसको यहां से x, y यहां ले जाऊं तो ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा, नया वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैं इसको फिक्स रख के इसको ऐसे घुमा दूं तो क्या यही तुम्हारा एक सर्कल बन जाएगा? हाँ, तो अगर मैं x, y यहां बोलूं या इसको घुमा के मैं यहां ले जाऊं और जनरलाइज वेरिएबल x, y को यहां बोल दूं, तो सेंटर ये फिक्स हो गया x0 y0। हाँ सर, ये फिक्स हो गया। ये डिस्टेंस फिक्स हो गया। हाँ सर, फिक्स हो गया। ये कोई वेरिएबल x, y हो गया। तो यही तो सर्कुलर ग्राफ बनता है, और ये से सर्कुलर ग्राफ का इक्वेशन ये होगा। क्या है इक्वेशन? आर स्क्वायर बराबर x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर। जहां पे ये इसका रेडियस हो गया, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी, वो रेडियस हो गई। ये x0 और y0 तुम्हारा सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, जहां पे सेंटर माना है। सर सेंटर तो ओरिजिन पे मानते हैं, तो x0 और y0 को अगर तुम 0,0 मान लो तो सेंटर इज एट ओरिजिन। तुमने जो फिक्स पॉइंट लिया है वो ओरिजिन पे हो जाएगा। अगर वो ओरिजिन पे होगा, ये 0 ये 0, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है। सर एक्चुअल में तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले, इसको फिक्स कर दिया और इसको हम घुमाते गए तो ये तो सर्कल बन जाएगा। तो बताओ, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस फिक्स हो गया। हाँ सर, रेडियस फिक्स हो गया, रेडियस डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया। सेंटर एक पॉइंट फिक्स कर दिया, और यही एक्स वाई तो वेरिएबल है। अब लगा दे कमेंट बॉक्स में आग, अगर मजा आ गया होगा तो। सर इक्वेशन ऑफ सर्कल तो एकदम हलवा हो गया, अगर मुझे अंदर की फील आ गई कि एक्चुअल में ये डिस्टेंस फॉर्मूला है तो। हाँ, एक है एक्स वाई को फिक्स कर, हाँ कर दे, इसको फिक्स कर दे, इसको सेंटर मान ले और इसको घुमा दे ले, तो इसके अबाउट तुम्हारा एक सर्कल बन जाएगा। क्या ये कंसेप्ट तेरे खून में घुस गया कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला ही एक्चुअल में सर्कल का इक्वेशन है? ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, जहां पे सेंटर इज एट ओरिजिन। और ये जब यहां पे x माइनस एक्स नोट लिखा है, y माइनस वाई नोट लिखा है, तो x नोट और y नोट ओरिजिन सेंटर है। यहां पे सेंटर कहां पे बता? ये तो तेरा रेडियस हो गया। x नोट y नोट किसका कोऑर्डिनेट है? सेंटर का कोऑर्डिनेट है, और ये वेरिएबल x y हो गया। मेड इजी।
खाने पीने की व्यवस्था पूरी है। चल समझ आया कि नहीं आया बता। चल एक सवाल करा दो, ले सवाल करा दे तो। x माइनस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 25, फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है बेटा। सर्कुलर ग्राफ कब बनता है? सर्कुलर ग्राफ तब बनता है, अच्छा सिंपल सर्कुलर ग्राफ भी बना के दिखा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मान ले कहीं 4 है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। यहां पे जो ग्राफ बनेगा वाई और एक्स के बीच में, वो एकदम सुंदर सर्कल बनेगा। देखो ऐसा ऐसा सर्कल बनेगा, और इस सर्कल का आप रेडियस लिख सकते हैं। इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस होगी 2 मीटर। यही तो बता रहा है सर। इसको ना फील कराओ थोड़ा, और करेगा, और फील करेगा, और फील करेगा। आ कराता हूं, और कराता हूं। जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर हो गया। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है सर? वाई इंटरसेप्ट है तो वाई की वैल्यू जब एक्स 0 होगी, ठीक है। अब मान ले मैं वाई इंटरसेप्ट यहां से निकालता हूं, एक्स 0 पे वाई की वैल्यू निकालता हूं, तो एक्स को अगर मैं 0 रख दूंगा, वाई स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, वाई बराबर 2 आएगा। हाँ तो देखना, जब वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 है तो देख वाई कोऑर्डिनेट 2 आया, मतलब ये रेडियस देख 2 आया। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है सर? एक्स इंटरसेप्ट होता है जब वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स क्या आएगा? अगर वाई की वैल्यू 0 रखूं, एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, एक्स बराबर 2। तो देख यहाँ पे वाई 0 है तो देख एक्स बराबर 2 देख, और इस तरीके से सर्कुलर वेरिएशन है एक्स और वाई के बीच में। देख ये रेडियस है 2 मीटर है। यही तो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और ये इसका ग्राफ है। ले सर समझ में आ गया। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। हम जब जनरल इक्वेशन ये लिखते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है बता। अगर तू बता पाएगा बेटा बहुत अच्छा लगेगा मुझे। दोनों में फर्क क्या है सर? इसमें तो एक्स नॉट वाई नॉट नहीं है, क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू 0 रख दी। ओरिजिन कहां पे है इसका? सॉरी सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। इसका सेंटर कहां पे होगा? एक्स नॉट वाई नॉट पे। तो कंपेयर करेगा तो इसका एक्स नॉट वाई नॉट का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 4,3 आएगा। तो सेंटर 4,3 पे, माइनस मत लगाना, माइनस तो फॉर्मेट का है। एक्स नॉट वाई नॉट पे सेंटर है, माइनस एक्स नॉट 4 है, वाई नॉट 3 है। और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, सॉरी रेडियस होगा 5 मीटर। क्यों? यहां पे होता है रेडियस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर हो जाएगा 5। ये आंसर आ गया। बोलो बहुत आसान है भाई, बहुत बहुत। इलिप्स, इलिप्स क्या होता है? खराब सर्कल। खराब सर्कल, ये सर क्या है? खराब सर्कल। खराब सर्कल को इलिप्स कहते हैं। होता क्या है ये खराब सर्कल? खराब सर्कल मतलब खराब सर्कल, चिपटा हुआ सर्कल, बेकार सर्कल, ऐसा सर्कल जो एक्स या वाई एक्सिस में थोड़ा सा चिपट जाए। मतलब ये वाई वर्सेस एक्स में अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो ये सर्कल है। खराब सर्कल कैसा बना सकते हैं सर? ऐसा। अबे यार थोड़ी इज्जत तो रख ले एक तो तेरा इंसान होता है, तो इंसान, अच्छा इंसान, सुंदर इंसान, हैंडसम इंसान कौन होता है? मैं देख, देख एक तो इंसान ऐसा हो गया, सुंदर इंसान, हैंडसम इंसान। खराब इंसान कौन सा होता है? तो तुम ये मत बोल देना मैं, क्योंकि वो इंसान की कैटेगरी में ही नहीं है। क्यों? ये कौन सा इंसान है? खराब इंसान का भी एक कैटेगरी होता है जो थोड़ा शकल इंसानों जैसा मिलता जुलता हो। मतलब ऐसा नहीं कि बैगन के शकल का इंसान खराब इंसान हो गया। अभी बैगन की शकल जैसा उसको खराब भी नहीं बोल सकते, उसको इंसान ही नहीं बोल सकते। तुम्हारी शकल को देख के कोई बोल ही नहीं सकता इंसान है, तो एक अलग कैटेगरी हो गया। मतलब मैं बोलूं एक सर्कल ऐसा, खराब सर्कल, तो खराब सर्कल में थोड़ा चिपटा होगा, थोड़ा ऐसे चिपटा, ऐसा चिपटा, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर थोड़ा खराब सर्कल हो गया, चिपट गया, ये खराब सर्कल। इसको खराब सर्कल बोल सकते हैं क्या? इसको खराब सर्कल भी नहीं बोलेंगे ना। अच्छा इंसान, खराब इंसान मतलब ऐसा ही शकल जैसा कोई होगा, लेकिन थोड़ा शकल खराब हो गया, ऐसी होगी। बैगन जैसा तो नहीं होगा। तो ये हो गया सर्कल, ये खराब सर्कल, इसको तो कुछ नहीं बोल सकते ना। खराब मतलब हर तरफ से खराब नहीं, जैसे तुम्हारा शकल है, समझ रहे हो?
बात समझो, बात क्या है, बात सिंपल सी क्या है कि सर्कल क्या होता है, सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एंड एक्स एक्सिस। सिमेट्रिक एकदम बढ़िया, देखो ऐसे, ये मेरा दोनों कान देखो एक जैसा है, दोनों आंख एक जैसा है, सब कुछ है, देखो कितना सुंदर सिमेट्रिक है। तो ये वाई और एक्स एक्सिस में जब सिमेट्रिक बनता है ग्राफ, देखो ये सर्कुलर हुआ, कितना सिमेट्रिक है। एक्स के लॉन्ग भी रेडियस देखो आर, इसका सेंटर ओरिजिन पे, वाई के लॉन्ग भी देखो रेडियस आर, सिमेट्रिक है। इसमें इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये भी ले सकते हैं क्या, इस आर को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है? हाँ सर, कुछ नहीं है, ये आर स्क्वायर को नीचे लाया, बस सिंपल सी बात है। अब यहां देखो, ये एसिमेट्रिक हो गया। सर एसिमेट्रिक कैसे? ऐसे, ये रहा एसिमेट्रिक हो गया। अब उन दोनों में तुम देख के बता सकते हो फर्क क्या है। सर क्या फर्क है? इसमें सर एक्स का रेडियस यार और वाई का रेडियस यार दोनों सेम था। इसमें एक्स का रेडियस देखो कुछ ए है और वाई के लॉन्ग रेडियस देखो बी है, अलग अलग है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इक्वेशन लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स हो गया जहां पे ए और बी अलग है। अगर मान ले ए और बी बराबर होता तो यही सर्कल बन जाता ना। अगर ए और बी बराबर होता, मान ले ए बराबर बी बराबर आर है, ए बराबर बी बराबर आर है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बोल, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ ये सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, दोनों रेडियस अलग है इसलिए ए भी लिखा है, ये एलिप्स है। क्या एकदम फील आई कि नहीं, एकदम गहरी फील आई कि नहीं एलिप्स की? अब अगर इसका इक्वेशन लिखो भाई, इसको समझा जा सकता है कि एक्स और वाई में दोनों में रेडियस सेम है तो ऐसे लिखा, इसको समझा जा सकता है ऐसे है, इसको कैसे समझा सकता है ये क्या है? मुझे देख के बता सकता है इंसान है, तुम्हें देख के कैसे बता सकता है कि क्या है? पता हाँ, कुछ होना तो चाहिए, कुछ गुण तो मिलना चाहिए, कुछ एक सही सिस्टमैटिक तरीका तो होना चाहिए। जैसे ये परफेक्ट है, ये थोड़ा सा चिपटा है तो बोल सकते हो, तुम्हें देख के कोई कैसे बोल देगा कि तुम इंसान हो? बताओ, बात एकदम पते की बोलता हूं मैं, ऐसे वैसी बात नहीं है। अगर सर्कल है तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल आर्क लेंथ की तो बात कर रहा हूं, सरकमफ्रेंस, ये पूरा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, जैसे पाई आर स्क्वायर है, आर इंटू आर स्क्वायर बनेगा, इसका ए और बी अलग अलग रेडियस है तो पाई ए बी, बहुत आसान है। अच्छा, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा पाई ए प्लस बी। और ये सारी चीज वेरीफाई हो जाएगी। कैसे सर वेरीफाई हो जाएगी? एक काम करो, ए और बी को आर रख दो, तो ए और बी दोनों को आर रखोगे तो देखो पाई आर स्क्वायर, इसको ए और बी दोनों को आर रखो 2 आर 2 पाई आर, देखो वेरीफाई हो गया। बता, अरे हम बैक्टीरिया हैं। अब तू क्या है वो तू ही जानता होगा, मैं तो तेरी बेइज्जती नहीं करना चाहता। देख, मैं देखो किसी की भी कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सबकी इज्जत करता हूं। मैं कभी किसी की बेइज्जती करता हूं सुना? कभी नहीं, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करता। इंसानियत के नाते सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको प्यार से बात करना चाहिए। देख आज कितने प्यार से और रिस्पेक्ट से मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मैंने सीखी है कि किसी से बदतमीजी से बेइज्जती नहीं, भले ही तुमको कोई गाली दे दे लेकिन तुम शांत और सुशील रहो। बताओ पूरा इंग्लिश पे फील आया कि नहीं? याद रखना, एक्स लाइन पे जो रेडियस है वो ए है और वाई पे जो बी है, इसलिए ए एक्स के नीचे, वाई बी के नीचे। चलिए बता, इसको ड्रॉ कर, चल ड्रॉ कर, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई। चल कर 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 ये भाई वाई और ये एक्स। अब ध्यान से देख, y के नीचे रेडियस कितनी हो जाएगी, पहले इस इक्वेशन को रीराइट कर, तो होगा एक्स स्क्वायर बटा 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटा 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो इसकी रेडियस जो एक्स एक्सिस पे होगी वो 2 होगी और y पे 3 होगी। ऐसे कर, y पे 3 कर, ये बनेगा। ऐसा देख, थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, मैनेज कर ले, ऐसा बनेगा।
इजी है। इजी है, समझ गया। चलिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ स्लोप। स्लोप के वेरिएशन के बारे में हम बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ स्लोप। वेरिएशन ऑफ स्लोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? वेरिएशन ऑफ स्लोप। अगर मान ले बेटा कहीं पे भी मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, ऐसा, क्या ये ग्राफ थ्रू आउट द रीजन क्या कांस्टेंट स्लोप है? इस पूरे ग्राफ का क्या कांस्टेंट स्लोप है बता? y वर्सेस x का क्या कांस्टेंट स्लोप है? इस ग्राफ को 3 रीजन में बांट देता हूं, O A B, बता क्या कांस्टेंट स्लोप है हर जगह? नहीं। O से A के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बना है, ये पूरे स्ट्रेट लाइन का जब इंक्लिनेशन देखोगे तो थीटा 90 से कम है, तो O से A के बीच का स्लोप होगा तुम्हारा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। बता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है। और A से B तक देखोगे, भले ही ये तेरा मान ली कि स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, इधर C तक जा रहा है, C तक जा रहा है, तो AB लाइंस को जब तुम देखोगे तो इसका जो स्लोप आएगा, ये जो AB लाइन का स्लोप है वो देखो थीटा 90 से बड़ी बन रही है, तो स्लोप निगेटिव होगा। हाँ सर, निगेटिव एंड कांस्टेंट होगा। अब सवाल तो ये है कि BC के बारे में क्या ख्याल है आपका? BC ग्राफ के बारे में क्या ख्याल है? सर BC में जो एंगल है वो तो 90 से कम है। सर कैसे? देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो 90 से कम एंगल है। एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज एंगल नहीं देखते हैं। इस लाइन के बारे में अगर तुम बात कर रहे हो तो ये लाइन एग्जैक्टली इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों में ही ये सेम स्ट्रेट लाइन यहां तक आ रहा है। स्लोप की बात करोगे तो स्लोप इसका भी निगेटिव एंड कांस्टेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे मुझे कहना चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी बराबर एग्जैक्टली स्लोप ऑफ बी सी है, जो निगेटिव एंड कांस्टेंट है। दोनों अलग स्ट्रेट लाइन नहीं है, सेम ही स्ट्रेट लाइन का पार्ट है चाचा। वाओ, क्या जोरदार फील दिला यहां पे, क्या जोरदार फील दिला यहां पे। देख, ओ से ए तक, ओ से ए तक तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। ए से बी तक निगेटिव एंड कांस्टेंट है, बी से सी तक निगेटिव एंड कांस्टेंट है। इनफैक्ट ए से सी तक कंप्लीट स्लोप तुम्हारा निगेटिव एंड कांस्टेंट है। और एग्जैक्टली ए से बी का और बी से सी का स्लोप बराबर है। ये अलग थोड़ी ना है सर, लेकिन ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में जा रहा है इससे मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है। ग्राफ किस क्वाड्रेंट में जा रहा है इससे मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा। यहां भी तू यहां स्लोप देखना है तो तू एक लाइन ऐसे खींचेगा और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखेगा। बता, यहां पे लाइन खींचेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यहां से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखेगा। बता, ये एंगल और ये एंगल सेम है कि नहीं? बता बता बता, ओ बता। ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन। हाउ सर? डैश। ये क्या खींच के बताया? ए पे पूछे तो बहुत बढ़िया, ए पे नॉट डिफाइंड, एग्जैक्टली ए पे नॉट डिफाइंड, ए पे नहीं बता सकते। यहां पे ये ग्राफ भी गलत है। तूने बात अगर छेड़ी है तो पूरा सुन। ये ग्राफ फिजिकली गलत है। कैसे? ये ग्राफ ऐसे बनता है, यहां पे ऐसे थोड़ा सा स्मूथ कब बनाता है, अभी बताऊंगा, आगे चलूंगा। तो इतना मत जा, तू यहां से बात कर। ओ से ए के बीच में, इधर ए से बी, बी से सी के बीच में। चल बता, समझ आया? इधर देख, मान ले ओ ए बी सी। बता, नहीं, ओ ए बी सी छोड़, ओ ए बी सी छोड़, कोई ओ ए बी सी नहीं। यहां पे ए है, यहां पे बी है और यहां पे सी है। स्लोप बता, स्लोप ए पे, बी पे और सी पे नेचर बता कैसा होगा। ए पे स्लोप होगी पॉजिटिव, ए पॉइंट पे स्लोप पूछ रहा हूं। बी पॉइंट पे एग्जैक्टली स्लोप बता, बी पॉइंट पे स्लोप होगी तेरी 0 और सी पॉइंट पे स्लोप बता, सी पॉइंट पे स्लोप होगी निगेटिव। ये लाइन है, यहां पे स्लोप होगी निगेटिव। क्या ये क्लियर है?
यहां पे कांस्टेंट नहीं बोल सकते ना, मुझे सिर्फ ए पर स्लोप चाहिए, ये बी पर स्लोप चाहिए, सी पर स्लोप चाहिए, तो सही तो लिखा है। अब स्लोप देखते हैं किसी कर्व का। किसका बेटा? कर्व का। कर्व मतलब समझते हो? टेढ़ा लाइन, रेखा नहीं। अभी तक हमने जो दो सवाल देखे वो एक सरल रेखा के बारे में बात करी। किसकी बात करी? सरल रेखा के बारे में बात करी। ठीक है, अब हम बात करेंगे वक्र रेखा के बारे में। अभी तक हमने सरल रेखा के बारे में बात करी, रेखा बहुत सरल थी, सीधी थी, सीधी रेखा, सरल रेखा के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे वक्र रेखा, टेढ़ी रेखा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टेढ़ी रेखा के बारे में। अब कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। कर्व मतलब टेढ़ी होगी, तो कर्व पे स्लोप हर जगह तो सेम नहीं होगा, क्योंकि रेखा अगर सीधी है तो हर जगह स्लोप सेम होता है, लेकिन रेखा अगर टेढ़ी है तो हर जगह स्लोप अलग होगा। तो हम स्लोप पता कैसे करेंगे? स्लोप पता कैसे करेंगे? वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब रेखा को छूती हुई लाइन। जिस रेखा के जिस पॉइंट पे आपको स्लोप देखना है, रेखा के जिस पॉइंट पे आपको स्लोप देखना है, वहां से रेखा को छूती हुई एक लाइन खींचेंगे। टेंजेंट मतलब होता है रेखा को छूती हुई एक लाइन खींचेंगे। वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन अ कर्व वेयर वी हैव टू फाइंड स्लोप। वी हैव टू फाइंड स्लोप। वी हैव टू फाइंड स्लोप। रेखा के जिस पॉइंट पे आपको स्लोप देखना है, उसको छूती हुई एक लाइन खींचेंगे, रेखा को छूती हुई एक लाइन खींचेंगे। जैसे मान लीजिए y और x एक्सिस है, यहां पे मैंने एक ग्राफ बनाया, ये कर्व देखो, ये कर्व है। अब तुम्हें कहीं पे स्लोप देखना है, मान लो तुम्हें यहां पर स्लोप देखना है, देख यहां पर स्लोप देखना है, यहां पर स्लोप देखना है, ये इसी पे है, इसी ये बिंदु यहां पे है, ये बिंदु यहां पे बना है, बिंदु को मैंने रेखा पे बना दिया। अब मुझे यहां पे स्लोप देखना, तो क्या करोगे? यहां पे एक टेंजेंट खींचोगे। टेंजेंट क्या? इसको छूती हुई एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे खींचोगे। अब ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन था, थोड़ा मैग्नीफाई करके अगर देखो, इसको मैं अगर थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन था, मैग्नीफाई करूंगा तो ऐसा बनेगा। हां सर देखो ना, ये येलो कलर का लाइन ऐसे था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जैसा दिख रहा था। इसको अगर मैग्नीफाई करूं, इसको अगर मैग्नीफाई करो तो सीधा बनेगा। हां सर सीधा बनेगा, मैग्नीफाई करोगे तो ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा मैग्नीफाई करोगे तो। और ये जो टेंजेंट खींचा है मैंने, क्या वो ऐसे खींचा है? तो बताओ दोनों का स्लोप सेम होगा कि नहीं? सर सेम होगा। बताओ इस टेंजेंट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप क्या होगा? 0। अगर मैं इसको ए नाम देता हूं तो ए पॉइंट पर स्लोप क्या है? 0 है। अब जब आगे बढ़ा, मैं यहां पहुंचा, तो यहां पे मैं एक टेंजेंट खींचूंगा। कैसे? ऐसे, इसको छूते हुए स्ट्रेट लाइन देखो। अब एक बात बताओ कि एग्जैक्टली यहां पे जो येलो कलर का कर्व है, उसके पैरेलल में एक व्हाइट कलर का स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? मुझे येलो कलर यहां पे और यहां पे ग्राफ नहीं देखना, लेकिन इस पॉइंट पे येलो कलर का जो स्लोपिंग है और इस व्हाइट कलर की जो स्लोपिंग है सेम होगी। तो ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा वही इस पॉइंट की स्लोप डिफाइन करेगी। तो बी पर जो स्लोप होगा, tan थीटा होगा स्लोप एट बी। अब मुझे मान लो स्लोप यहां देखना है, तो यहां से छूता हुआ एक टेंजेंट खींचेंगे, ऐसे देखो। अरे बहुत सुंदर बनाऊंगा, देखना ना अभी तो। ऐसे ऐसे खींचेंगे, इसका कलर रेड कर दे तो देख। अब ये रेड कलर क्या इस पॉइंट को छूते हुए जा रही है, तो यहां पर जो येलो कलर का स्लोप होगा ये लाइन बताएगा। देखो ये अल्फा एंगल बढ़ गया। अब मान लो मुझे यहां पे स्लोप देखनी है, तो यहां पे टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, यहां पे टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, ऐसे ऐसे देखेंगे। देखो यहां पे ये देखो थोड़ा पैरेलल आ गया, तो ये गामा एंगल होगा। तो जैसे से आप आगे जा रहे हो, देखो स्लोपिंग ऐसे। अच्छा इसमें ध्यान से देखोगे तो रेखा पहले लेटी हुई थी और धीरे धीरे रेखा खड़ी हो रही है। तो क्या यहां पे लगातार स्लोप बढ़ रहा है? मैं इसी ग्राफ को एक बार और बताता हूं, क्योंकि यहां पे तो बहुत ज्यादा टेंजेंट खींच लिया मैंने। यहां पे और बताता हूं, ये तुम्हारा ग्राफ था। तो तुम खुद देखो कि यहां पर स्लोपिंग क्या होगी? 0। यहां पे देखो स्लोपिंग थोड़ा एक्स एक्सिस एंगल बढ़ गया,
यहां की देखो टेंजेंट एक्स एक्सिस एंगल और बढ़ गया, देखो यहां पे टेंजेंट देखो, अरे बाप रे, ये ज्यादा विजुअलाइजिंग था यार, वो तो कंफ्यूजिंग है, ये ज्यादा विजुअलाइजिंग है। देखो तो बेटा, ये टेंजेंट खींचा है, बताओ यहां पे स्लोप क्या होगी, 0। यहां पे टेंजेंट खींचा, देखो यहां से एक्स एक्सिस देखो एंगल थीटा है, यहां पे टेंजेंट खींचा, देखो ये एंगल थोड़ा बढ़ गया, यहां पे टेंजेंट खींचा, देखो एंगल और बढ़ गया, यहां पे टेंजेंट खींचा, देखो एंगल और बढ़ गया। बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, तो यहां पे एंगल क्या बोलोगे, डेल्टा सबसे बड़ी है गामा से, गामा बड़ी है बीटा से, बीटा बड़ी है थीटा से, तो स्लोप इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे से एंगल बढ़ेगा tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप इंक्रीजिंग होगा। बताइए, बताइए, क्या बढ़िया बनाया, डाउट है इसमें? इसमें तो कुछ डाउट हो ही नहीं सकता यार, इसमें क्या डाउट होगा यार, ऑब्वियस ही बात है। रेखा देख यहाँ पे, ये गोरी रेखा है, देखे उजली रेखा है, रेखा लेटी है, रेखा थोड़ी उठी, थोड़ी और उठी, थोड़ी और उठी, थोड़ी और उठी, थोड़ी और उठी और सीधा खड़ी हो गई रेखा, तो धीरे धीरे खड़ी हुई है तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। रेखा ऐसे खड़ी हो गई, देखो ऐसे लेटी है रेखा, ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ, पकड़ो, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब यहां पे कोई रिपीट लिखता है ना तो साफ साफ पता चल जाता है कि यार ये तो पक्का स्पैमर है, यार स्पैमर की पहचान दे देते हो तुम, नहीं? यहां पे भी कोई रिपीट लिख रहा है, साफ दिख रहा है कि टेंजेंट ऐसे 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 उठ रहा है, तो एंगल दो बार समझा दिया, इवन 4 बार समझा दिया, तो भी कोई रिपीट लिख रहा है, उससे बड़ा स्पैमर कौन होगा? कोई बात नहीं, तो इसी को सीरियस नहीं लेना है, क्या कहते हो तुम? स्पैमर को सीरियस लेना है क्या? नहीं सर, प्यार मोहब्बत बना के पढ़ाई करो, ठीक है। अब मान लो यहां पे 2 ग्राफ बना है, ए और बी। ये जो ए ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए ग्राफ का स्लोप बोलो सर, ए ग्राफ का स्लोप होगा tan 120, और tan 120 की वैल्यू होती है -√3, हाँ है ना, होती है सर। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप बोलो, बी ग्राफ का, बी ग्राफ का हो जाएगा tan 60, tan 60 हो जाएगा √3। tan 60 क्या हो जाएगा, √3। तो यहां पर ध्यान से अगर आप देख पाओ, दोनों का स्लोप सेम है कि अलग है? अलग है। क्यों? क्योंकि इसका tan 60 है भाई, इसका tan 120 है, ये स्लोप -√3 होगा, वो √3 स्लोप होगा। तो ज्यादा स्लोप तुम किसको कह सकते हो सर? अगर प्लस माइनस को कंसीडर करेंगे तो कह सकते हैं कि बी का स्लोप ज्यादा है। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो मैग्नीट्यूड में तुम सिर्फ नंबर देखेंगे। ए के स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा सर? ए का स्लोप था -√3, लेकिन ये √3 तो आएगा, और बी के स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो भी √3 आएगा। तो क्या दोनों का नंबर सेम है? हाँ सर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन वैसे स्लोप देखोगे तो बी का स्लोप तुम्हारा ज्यादा कह सकते हो ए के कंपेयर में, अगर प्लस माइनस के साथ देखते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब यहां पे एक सिंपल तरीका बताता हूं स्लोप देखने का। क्या MR* पर हो गए कि टेंजेंट घींच घींच के स्लोप निकालोगे? बताओ। चलो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया थोड़ा भी तो मुझे बताओ कि तुम्हें MR* पढ़ना है कि टेंजेंट घींच घींच के स्लोप निकालना है? बताओ। अगर मैं तुम्हें एक MR* बता दूं जिससे डायरेक्टली तुम स्लोप देख पाओ तो क्या मजा आ जाएगा? कि नहीं, तुम्हें टेंजेंट खींच खींच के देखना? बोलो बोलो, तुम्हें MR* सीखना है कि टेंजेंट खींच खींच के देखना है? बोलना डी, तुम्हें MR* देखना है कि टेंजेंट खींच खींच के देखना है? ये मोटा मोटा 4 ग्राफ होते हैं, ये मोटा मोटा 4 ग्राफ होते हैं, ये मोटा मोटा 4 ग्राफ होते हैं। अगर तुम्हें किसी भी ग्राफ में स्लोप पूछ रहा है, बस क्या पूछ रहा है?
स्लोप पूछ रहा है कि स्लोप के बारे में बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप नहीं बेटा, किसी भी ग्राफ में तुमसे स्लोप के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखना स्लोप में दो तरीके से हम देखते हैं, एक होता है हंसता हुआ रामलाल, अगर ये लाफिंग रामलाल है, हंसता हुआ रामलाल, या इसका आधा चेहरा भी हंसता हुआ है, तो उसका स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग होगा। राम लाल। और अगर रोता हुआ रामलाल है, ग्राफ अगर रो रहा है, रोता हुआ रामलाल है, तो उसका स्लोप डिक्रीजिंग होगा। रोता हुआ राम लाल है, हंसता हुआ रामलाल का स्लोप इंक्रीजिंग होगा और रोता हुआ रामलाल का स्लोप डिक्रीजिंग होगा। बता मैं बाद में दूंगा, पहले ट्रिक से कर देता हूं। देख ये कैसा रामलाल है, अबे बकलोल हंसता हुआ तो है, देख तो पूरा चेहरा देख तो ऐसे ही तो है, नहीं हंस रहा है ये, चल आधा चेहरा दिख रहा, अबे आधा से हंस रहा है तो पूरे से हंसेगा, ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे ऐसे हंसेगा रोएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोल ये कैसा ग्राफ है सर, ये रामलाल हंसता हुआ है, तो इसमें स्लोप की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप नहीं, सिर्फ स्लोप बढ़ेगा। ये में कैसा है रामलाल बताना जरा, इसमें कैसा है रामलाल सर, हंसता हुआ, स्लोप बढ़ेगा। अरे नहीं समझा, ये ग्राफ देखना। अच्छा इसमें समझा ही नहीं कि हमें नेचर, ये ग्राफ है, ये अगर ऐसा ग्राफ है ना तो हंसता हुआ है, और ऐसा ग्राफ है तो रोता हुआ है, समझा। ये बोल रोता हुआ है, इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, सिर्फ स्लोप के बारे में बात करूं तो इंक्रीजिंग, सिर्फ स्लोप के बारे में बात करूं, इसमें स्लोप बोल रोता हुआ है, स्लोप डिक्रीजिंग। इसमें स्लोप बोल कैसा है रामलाल बता। अबे ऐसा चेहरा हो गया ना, ऐसा देख नीचे की तरफ कर्व है, डाउनवर्ड पैराबोला का पार्ट होगा तो रोता हुआ, अपवर्ड देखो अपवर्ड पैराबोला का पार्ट है हंसता हुआ, अपवर्ड पैराबोला का पार्ट है स्लोप बढ़ता हुआ हंसता हुआ, डाउनवर्ड पैराबोला का पार्ट है तो स्लोप घटता हुआ, स्लोप डिक्रीजिंग। अब मैं समझा देता हूं, क्या देख के बता दोगे ये चीज, हंसता हुआ रोता हुआ देख के बता दोगे। अब मैं समझा देता हूं, देखो होता क्या है बेटा, ऐसे देखो यहां पर अगर टेंजेंट खींचोगे तुम्हें नहीं लग रहा कि लाइन तो वर्टिकल खड़ा है, सरल रेखा देखो ना ऐसे है लाइन, सर स्लोप तो इनफाइनिट होगा, धीरे धीरे लाइन कहां जा रही है, नीचे जा रही है, तो स्लोप क्या होगा, घटता हुआ, देखो स्लोप घट रहा है। स्लोप जीरो कहां पे होगा, देखो यहां पे मैक्सिमम स्लोप होगा, बोलो हाँ कि ना, मैक्सिमम स्लोप होगा, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर मैक्सिमम स्लोप है। यहां पे बताओ स्लोप क्या हो जाएगा, सर यहां पे जीरो स्लोप होगा। सर ये वाली चीज तो समझ में आ गई, ये वाली चीज भी समझ में आ गई, देखो यहां पे स्लोप जीरो है, यहां पे स्लोप जीरो है देखो, और यहां पे स्लोप मैक्सिमम है, तो बढ़ा है, देखो जीरो था धीरे धीरे बढ़ा है। अभी इसमें देखते हैं, सर यहां पे स्लोप आपका जीरो है, देखो ऐसे लाइन खींचोगे, देखो यहां पर स्लोप जीरो है, हाँ स्लोप जीरो यहां पे। अब यहां पे स्लोप निगेटिव आ गया, यहां पे स्लोप और निगेटिव आएगा, देखो ये एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। तो ये जो लाइन आपने बनाया है इसको और ध्यान से देखिए, यहां पे स्लोप जीरो है कि नहीं, हाँ सर। यहां पे स्लोप बढ़ा लेकिन निगेटिव में, थोड़ा और बढ़ा निगेटिव में, थोड़ा और बढ़ा निगेटिव में, और बढ़ा निगेटिव में, और निगेटिव पे बढ़ने को हम घटना कहते हैं ना। जैसे मान लो ये मैंने कल ही तुमको सिखाया था, मान लो जीरो है, -1 है, -3 है, -4 है, -6 है, और आप जा रहे हो इस तरफ, तो बताओ क्या बोलोगे, जीरो से -1 जाना, -3 जाना, -4 जाना, -5 जाना को क्या कहेंगे हम, घटना कहेंगे। स्लोप क्या बोलोगे, सर डिक्रीज कर रही है स्लोप, यहां पे स्लोप देखिए जीरो थी और माइनस में बढ़ने को हम घटना कहते हैं, नंबर लाइन से सिखाया था, हाँ सर। ये देखो यहां पर स्लोप बोलो, सर यहां पे स्लोप की वैल्यू अगर देखें, स्टीफनेस तो मैक्सिमम है लेकिन निगेटिव में मैक्सिमम है, और जैसे जैसे यहां जाओगे स्लोप घट रहा है, निगेटिव में घट रहा है, निगेटिव में घट रहा है, और यहां पे स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे यहां पे मैं स्लोप देखूं तो जैसे -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, फिर जीरो है, और ऐसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हमेशा देखेंगे ओरिजिन से आगे की तरफ जाके, तो ओरिजिन से आगे की तरफ जाओगे तो यहां पे तुम्हें जीरो स्लोप मिल रहा है आगे चल के, और ये -4, -3, -2, -1, 0, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये स्लोप की बात हुई। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखते हो, क्या देखते हो बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखते हो, मतलब नंबर नहीं देखोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का एक दूसरा आसान चीज बताता हूं। देखो ऐसे समझना कि मान लो जीरो है, 1 2 3 4, और -1 -2 -3 ऐसे। अगर मैं यहां से आगे जाऊं तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, सर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है,
और यहां से पीछे जाऊं तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है सर, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। सिंपल से मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। हम मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं, तो 0 से 1 2 3 बढ़ा, और 0 से 1 2 3 देखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर मान लो मैं कुछ नंबर है और 0 की तरफ आ रहा हूं, कुछ नंबर है मैं 0 की तरफ आ रहा हूं, बताओ यहां पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड घटेगा। यहां पे बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड घटेगा। अगर आप किसी नंबर से 0 की तरफ चल रहे हो और किसी नंबर से 0 की तरफ चल रहे हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। एकदम करता विजुअलाइजेशन समझ आया तो बताना कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए सिर्फ 0 देखो, और हम हमेशा स्टार्टिंग से आगे की तरफ जाते हैं, तो यहां पे स्लोप क्या है, 0 है, और यहां पे कुछ आया मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए क्या देखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए क्या देखोगे, 0 देखोगे। देखो यहां पे 0 तो नहीं है सर, नहीं, यहां पे 0 है, तो यहां पे कुछ था और आगे गए तो 0 हो गया मतलब घटा। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए क्या देखोगे, 0 देखो सर, 0 देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए क्या देखोगे, 0 देखोगे। 0 देखोगे, यहां 0 है। अब 0 से आगे जाना, मैग्नीट्यूड देखेंगे, सिर्फ नंबर देखेंगे, नंबर बढ़ा 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 इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज होगा। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए हम 0 देखेंगे, तो यहां पे 0 नहीं, यहां पे कुछ है। अब क्या है, प्लस माइनस नहीं देखना। देखो जैसे यहां पे 4 था तो हम देखेंगे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 हो गया, बाद में 0 आया। पहले कुछ था बाद में 0 आया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीज हुआ। मैग्नीट्यूड देखने के लिए क्या करेंगे, मैं सेम चीज दोबारा से बताता हूं, 4 पार्ट में ग्राफ को बांटता हूं। अब देखना मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। मैंने मान ले ये ग्राफ बनाया, 4 ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखना, 4 ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान ले मैंने y वर्सेस x का ये ग्राफ बनाया, ऐसे ग्राफ बनाया। अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये ग्राफ मैंने बनाया। अभी यहां पर स्लोप बता क्या है सर, 0 है, और अभी स्लोप क्या है सर, कुछ पॉजिटिव आएगा। देख ऐसे टेंजेंट खींचेगा सर, कुछ पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड बता क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बता क्या होगा। तो तू देख रहा है कि हमेशा हम एक्स एक्सिस में आगे बढ़ के देखेंगे। पहले स्लोप क्या था, 0, बाद में क्या है, स्लोप कुछ आया है। तो मैग्नीट्यूड पहले 0 था, बाद में कुछ आया, मतलब बढ़ा, मतलब बढ़ा। अब यहां देख, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखनी है तुम्हें, तूने ये बनाया। अभी बता क्या है, अभी कुछ है, बाद में यहां पे स्लोप 0 हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घटा। समझ ही नहीं पा रहा तू। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखनी है, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखनी है, देखना देखना, यहां पे मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखना, ऐसे बना है। तो भाई यहां पर स्लोप क्या है तेरा, 0। पहले यहां देखेगा तब तो x में आगे जाके देखेगा। यहां पे स्लोप पहले 0 है, बाद में कुछ आया तो मैग्नीट्यूड बढ़ा। अगर तू ऐसे देख रहा है, यहां पे स्लोप है, यहां पे स्लोप 0 हो गया, तो पहले कुछ था बाद में 0 हो गया, तो मैग्नीट्यूड घटा। मैग्नीट्यूड देखने के लिए देख 0 कब आ रहा है, पहले ही 0 है, बाद में कुछ आएगा तो बढ़ेगा। पहले कुछ है, बाद में 0 है तो घटेगा। पहले ही 0 है तो बाद में कुछ आएगा, बढ़ेगा। पहले कुछ है, बाद में 0 है तो घटेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पे पेस्ड हुई कि नहीं। अरे मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि हमें प्लस माइनस नहीं देखना, हमें स्टीफनेस देखना है। हमें सिर्फ स्टीफनेस मतलब स्लोप देखना है, कितना इंक्लिनेशन है वो देखना है, हमें प्लस माइनस नहीं देखना है। तो हम सिर्फ 0 स्लोप देखेंगे। हम क्या देखेंगे, 0 देखेंगे। अभी 0 है, बाद में कुछ है तो बढ़ा। अभी कुछ है, बाद में 0 हो गया, कोई चीज 0 हो गया तो घटा। ये 0 था, कुछ आ गया तो बढ़ा, या कुछ था 0 हो गया तो घटा। 0 पहले आ गया मतलब पहले 0 है तो बाद में बढ़ेगा ही। पहले कुछ है, बाद में 0 होगा तो घटेगा। पहले ही 0 है तो बाद में बढ़ेगा। पहले ही कुछ है, बाद में 0 हो गया तो घटेगा। अरे यार चमन चमन चमन, मैं कह रहा हूं कि पहले 0 है तो 0 से तू कहीं भी जाएगा तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा। पहले कुछ है, बाद में 0 हो रहा है तो मैग्नीट्यूड घटेगा। बता बता, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्लियर है कि नहीं। अरे यार एक बात बता, तेरे पास आज 10 रुपए हैं, कल भिखारी 0 है तो क्या हुआ, घटा सर। अब 10 रुपए तूने खुद कमाया, कर्ज ले, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और सर स्लोप कैसे देखेंगे, ये तो समझ में आया। स्लोप तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंस रहा है स्लोप बढ़ेगा, रो रहा है स्लोप घटेगा, रो रहा है स्लोप घटेगा, हंस रहा है स्लोप बढ़ेगा। हंसता हुआ रोता हुआ रामलाल। तो स्लोप देखना तो और आसान, अरे स्लोप देखना तो और आसान, स्लोप देखना तो और आसान। बोल, यहां पे 0 है, अभी 0 है, कुछ हुआ तो बढ़ा। अभी कुछ है, बाद में 0 हो तो घटा। अभी 0 है, बाद में बढ़ा। अभी कुछ है, बाद में 0 हुआ, घटा। 0 देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखने के लिए 0 देखेंगे, और स्लोप देखने के लिए हंसता हुआ कि रोता हुआ। पता क्या है ये, हंसता हुआ है
बता क्या है? रोता हुआ है। बता क्या है? सर हाँ रोता हुआ है। बता क्या है? सर हंसता हुआ है। बोल। क्लियर? आई? बुझाई? चल यहां देखना है मुझे, ये देख, मैच द मैट्रिक्स। ए बी सी डी पॉइंट यहां पे बना है, कहां पे स्लोप जीरो, कहां पे स्लोप पॉजिटिव, कहां पे स्लोप निगेटिव, कहां पे मैक्सिमम, ये बताना है। सुन, सबसे पहले ये ए पॉइंट सी पॉइंट है, यहां देख, सी पे टेंजेंट कीजिएगा, क्या सी पे स्लोप जीरो है? हाँ सर। सी पे स्लोप जीरो है क्या? सी पर स्लोप जीरो है क्या? देख ले। अरे यहां है रे चमन, यहां है, यहां पे टेंजेंट कीजिएगा, देख सी पे स्लोप जीरो है। ए पर देख, ए पे ऐसे टेंजेंट आएगा, ए पर ऐसे टेंजेंट आएगा, तो ए पर स्लोप आएगा पॉजिटिव, ए पर स्लोप आएगा पॉजिटिव। और डी देख, डी यहां है, तो यहां पे टेंजेंट खींचेगा तो ये टेंजेंट आएगा, इस टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस से देख 90 से बड़ा है, तो क्या डी पर स्लोप तेरा निगेटिव आएगा? हाँ सर, डी पे स्लोप निगेटिव आएगा। और मैक्सिमम स्लोप तेरा बी पे होगा। देखो ना, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे हुआ, देखो यहां पे ऐसे, यहां पे एंगल देखो ज्यादा है, यहां पे देखो एंगल कम है, तो बी पर स्लोप तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम है। बी पर स्लोप क्या है? मैक्सिमम है। देखो ये मैट्रिक्स मैच कितना आसान है, बता कितना आसान है, बता। बता आसान है कि नहीं है? चल ये देख भाई, अगर मैं एक तुम्हें सवाल देता हूं सिंपल सा, इफ वाई, वाई एक्स का फंक्शन है, इफ वाई बराबर 2x प्लस 4, ये वाई एक्स के साथ वेरी कर रहा है और फॉर्मूला है वाई बराबर 2x प्लस 4, फाइंड चेंज इन वाई व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 1 टू x2 इज इक्वल टू 3। बताओ, जब मैं x को चेंज करूंगा y में चेंज आएगा क्या? हाँ, तो पूछा है फाइंड चेंज इन y, फाइंड चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, find change in y, find change in y with respect to x when x changes from x1 is equal to 1 to x2 is equal to 3, 1 से 3 तक क्या है। तो यहां पे थोड़ा समझ कि एक x के वैल्यू पे एक y आएगा, है ना? तो अगर मैं x को पुट करता हूं यहां पे 1, मैंने यहां पे x को क्या पुट किया? 1 पुट किया, तो ये y1 आएगा तेरा। y1 बराबर क्या आएगा बता? 2, x को 1 पुट करेगा प्लस 4, बता 2 और 4 6 आएगा। तू मुझे बता कि x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट किया है तो पहले x पे पहला y आया है 6, और जब मैं x की वैल्यू पुट करता हूं कितना? 3, तो y2 कितना आएगा? दूसरा x रखने पे दूसरा y आएगा, कितना आएगा? 2 गुना 3, देखो फॉर्मूला 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 है, प्लस 4, 3 दूना 6, 4 10। अब पूछ रहा है कि चेंज इन y, चेंज हमेशा कैसे डिफाइंड होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन ये सिर्फ चेंज है कि रिलेटिव चेंज है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जब x चेंज हो रहा है तब, तो तुमसे डेल्टा y बाई डेल्टा x पूछा है, तो डेल्टा y मतलब चेंज इन y, y2 माइनस y1, चेंज इन x, x2 माइनस x1। y2 बोलो कितना था? 10, y1 बोलो कितना आया है? 6 बटा ये 3 माइनस 1, 6 10 में से 6 जाएगा 4 बटा 2, क्या 2 आंसर आएगा? व्हाट इज 2? 2 इज द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। y में कितना चेंज आया है सर? 6 माइनस 10 माइनस 6 4 आया। जब x कितना चेंज हुआ है? x 1 से 3 तक चेंज हुआ है। ये सवाल में तुम्हें क्या समझ में आया? सवाल में क्या समझ में आया? फिर सवाल में सर इतना समझ में आया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर x फिक्स है तो y भी फिक्स रहेगा, x के अलग अलग वैल्यू पे y अलग अलग आएगा, x को जैसे जैसे चेंज करेंगे y भी चेंज होगा, क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x। क्या यहां पे कह सकते हो? y डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स
ऑन एक्स, यही कहोगे। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है सर? एक्स पे डिपेंड कर रहा है वाई। यही दो चार बात कहेंगे और क्या कहेंगे। एक्स चेंज हुआ है 1 से 3 तक। जब एक्स 1 था तो यहां पे एक्स को 1 रखेंगे तो वाई कुछ आएगा, एक्स 2 रखेंगे तो वाई कुछ आएगा, एक्स 3 रखेंगे वाई कुछ आएगा। तो एक्स जब 1 था तो वाई 1 निकाल लिया, एक्स जब एक्स 2 था तो वाई 2 निकाल लिया। तो चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स ये तुम्हारा है, यही है। तो जैसे जैसे एक्स चेंज हुआ है वैसे वैसे वाई चेंज हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं सवाल एक नया लिखता हूं, यहां पर नया सवाल लिखता हूं कि इफ y बराबर 2x प्लस 4, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे यहां पे लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू x, एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 पर बताओ, या x इज इक्वल टू 3। अब यह सवाल गलत है। अगर मैं तुम्हें यह निकालने के लिए बोलूं तो यह सवाल को सही बोलोगे कि गलत बोलोगे? तो पहले और इस सवाल में थोड़ा सा फर्क समझो। पहले इस दोनों सवाल में थोड़ा सा फर्क समझो। यहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, यहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। इसमें बोला है चेंज इन y बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां भी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट रेट ऑफ चेंज पूछा। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना, इसमें x की 2 वैल्यू दी हुई है, इसीलिए y की 2 वैल्यू आएगा। यहां पे तो x की एक ही वैल्यू दी हुई है, तो x के एक वैल्यू पे y तो एक ही आएगा। तो हम चेंज कैसे निकालेंगे y में? नहीं समझे? x के एक वैल्यू पे y एक ही आएगा, तो चेंज कैसे निकालेंगे? रेट से कोई दिक्कत नहीं, रेट का मतलब हमेशा टाइम हो जरूरी नहीं है। जब कुछ ना लिखा हो तो रेट का मतलब टाइम मान लेते हैं, कुछ नहीं लिखा हो तो हम रेट का मतलब टाइम मानते हैं। लेकिन यहां पे रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफाइन है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफाइन है। तो चलो बताओ, रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफाइन है बेटा। चलो बताओ, क्या हम इसको कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज एट वन वैल्यू ऑफ एक्स we will get one value of y, one value of y, ये इसको लिखना है। then how we will calculate change in y। तो हम चेंज इन y कैसे निकालेंगे? तो ये प्रॉब्लम सबसे पहली बार फिजिक्स में आई, और सच में ये प्रॉब्लम आई बेटा, सच में प्रॉब्लम आई। तो उस समय एक महान साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब, है ना, एकदम दिमाग के बिल्कुल तेज न्यूटन साहब हैं। एक महान साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब। उन्होंने बोला कि जैसे यहां पे निकालना मुश्किल हो रहा है, तो मैं एक तरीका दे सकता हूं जिससे एक एक्स के वैल्यू पे वाई किस रेट से चेंज हो रहा है वो निकल के आ जाएगा। हालांकि जैसे जैसे तुम एक्स को चेंज करोगे वाई चेंज होगा, मतलब लगातार एक्स के अलग अलग वैल्यू पे वाई लगातार चेंज होता जा रहा है। तो पर्टिकुलर एक्स के एक वैल्यू पे वाई किस रेट से चेंज हो रहा है वो निकाला जा सकता है। और इन्होंने, न्यूटन साहब ने एक ऑपरेशन दिया, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर दिया जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन क्या निकालता है? तो देखो क्या नीड क्या थी, यहां से समझो नीड क्या थी। सर वाई में चेंज निकालना था, तो डिफरेंशिएशन देता है द रेट ऑफ चेंज इन डैश विथ रिस्पेक्ट टू डैश। ये डैश डैश क्या खेल रहे हो? डैश में जो डाल दोगे उसमें चेंज निकाल देगा डैश के रिस्पेक्ट में। अब मान लो यहां पे y डालते हो तो y में चेंज निकालेगा x के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएशन ऑपरेशन है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इन्होंने दिया है। सर ऑपरेटर क्या होता है? जैसे एडिशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। पहली बार तुमने जोड़ घटाव कब सीखा था? सब्ट्रैक्शन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डिवीजन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। समझते हो? तो घर में तुम्हारी मैडम आती होगी या स्कूल में मैडम जाते हो, बड़ी क्यूट सी सुंदर सी मैडम होगी, मिस करते होगे उनको। कैसे तुम्हें 2 और 3 कैसे सिखाते थे? कहते देखो 2 मतलब 2 उंगली देखो ऐसे, 3 मतलब 3, और 5 1 2 3 4 5 5।
ऐसे ऐसे सीखते थे, ऐसे सीखते थे कि 2 में 3 ऐड करना है तो 2 और इधर 3, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके सीखो। इसमें भी लात खाए हो। तो हर मैथमेटिकल ऑपरेटर का एक पर्टिकुलर साइन होता है। हाँ सर साइन देखो ना, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, उसका यूज करने का कुछ पर्टिकुलर तरीका होता है, रूल होता है, कुछ रेगुलेशन